नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है और मैं एक शराबी हूँ। हाय भूषण हाय एवरीबॉडी। भगवान की बड़ी कृपा है और अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद। आज का दिन शराब के पहले गुट से दूर हो दोस्तों। और खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। विशेष तौर पर मैं देख रहा हूँ कि आज ये हम लोग 12वें कंसेप्ट तक पहुंच चुके हैं। और फिर भी हमारे साथ में लगभग 26 एक लोग जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कॉन्सेप्ट्स की दिलचस्पी बढ़ रही है, कॉन्सेप्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। यह देखकर बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों। तो आपने मुझे शेयरिंग दिया है क्या भैया? को होस्ट करिए मेरे को। सर, को होस्ट हैं आप? ऑलरेडी हैं। ओके फाइन। बढ़िया। चलो। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि देर इज द शॉर्ट वर्जन एंड देर इज द लॉन्ग वर्जन। तो हमें कौन सी वर्जन चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग लॉन्ग वर्जन करते हैं तो शायद ये एक मीटिंग में खत्म नहीं होगा, इन विच केस वी विल हैव टू कंटिन्यू इट। और अगर हमको शॉर्ट वर्जन करना है, यानी कि अपना जो निश्चित समय है 3 सवा 3 बजे तक कुछ सवाल जवाब के लिए भी जगह रखते हुए, तो फिर मुझे उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होगा। सो आर वी ओके विथ लॉन्ग वर्जन? यस सर। ओके। लॉन्ग वर्जन। लॉन्ग वर्जन इट इज देन। सो दैट इज यस। थैंक्स रवि। रवि का मैं खास विशेष तौर पर थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि जितना फॉलोअप उन्होंने किया है बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि लोग इतने परसिस्टेंटली और कंसिस्टेंटली फॉलोअप करते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आपको अभी आपके 11 कॉन्सेप्ट्स की स्टडी तो हो चुकी है। तो मैं अगर कुछ सवाल पूछूंगा तो आई एम श्योर आप लोग उसके जवाब देने के लिए अभी तैयार अ, हो गए होंगे। सो कैन समबडी, आप लोगों में से कोई मुझे ये बता सकता है कि कॉन्सेप्ट्स कभी लिखे गए? कोई जवाब? एक्चुअल मैटर ये है कि कॉन्सेप्ट्स लिखे गए 1962 में। ठीक है। लेकिन उसकी कुछ पार्श्वभूमि है। वो पार्श्वभूमि मैं पहले आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। कि क्यों, यानी आप जानते हो कि पहली कॉन्फ्रेंस कभी हुई थी? तो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 1951 में। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 1951 से लेके 1954 तक एक ट्रायल पीरियड पे कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और वो 3 साल का अनुभव लेने के बाद में 55 साल में हमने मान लिया कि चलो ये कॉन्फ्रेंस, इसके आगे कॉन्फ्रेंस के हाथ में ही आगे का ए का भविष्य होगा। ए कम्स ऑफ एज। 20 साल हो चुके हैं और बिल ने अपने जो को फाउंडर के अधिकार थे पूरी तरह से कॉन्फ्रेंस के हवाले कर दिए। फिर भी 1955 में वो हैंडओवर कर दिए। और वहां से लेके 1962 तक, मतलब 7 साल क्यों लगे कॉन्सेप्ट्स लिखने के लिए? क्या हुआ इस दौरान, क्या हुआ? शायद जो इस विषय के विद्यार्थी है, अभ्यासु है, उनको पता होगा। जो हमारे बीच में नए भाई है उनको शायद ये पूरा विषय ही नया होगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहूंगा। सो लेट मी सी इफ आई कैन शेयर इट। चल पहले ये देखते हैं। मैं थोड़ी सी टाइमलाइन आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। तो ये क्या है, आप जानते हो? दी ओरिजिनल चार्टर वारंटीज। ठीक है, हम लोग उसके पीछे आते हैं थोड़ा सा। तो लगभग 1950 के आसपास एए का 15th एनिवर्सरी था। और
पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, वो टाइम पे हमारी ट्रेडिशंस 3,000 लोगों ने, जो वहां पर क्लीवलैंड के कन्वेंशन में उपलब्ध थे, उन लोगों ने खड़े होकर अपना वोट देकर, हैंड रेस करके, स्टैंडिंग वोट करके उन्होंने अपनी ट्रेडिशंस को स्वीकार किया। थोड़ी सी उसके पहली वाली बैकग्राउंड जो शायद हमारे कुछ पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। तो 1947 से लेके 1950 तक बिल डब्ल्यू और लोइस डब्ल्यू, उनकी बीवी, पूरे अमेरिका में और कनाडा में वो घूम रहे थे, ग्रुप बाय ग्रुप जाके वो बता रहे थे। आम तौर पर यही माना जाता है कि वो ट्रेडिशंस के बारे में बात कर रहे थे कि ट्रेडिशंस को स्वीकार करो, ट्रेडिशंस को स्वीकार करो, यही हमारी सेकंड लीगेसी है, यही हमको बचाएगी। लेकिन अंदर की बात यह है कि वही दरमियान वो अपने जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बता रहे थे, क्योंकि वो समय ऐसा था कि बिल डब्ल्यू को ये पिक्चर दिखाई दे रहा था 1947-48 के आसपास, कि उन्होंने एक पेपर लिखा था। वो पेपर का नाम था अल्कोहलिक फाउंडेशन ऑफ यस्टरडे, अल्कोहलिक फाउंडेशन ऑफ टुडे एंड अल्कोहलिक फाउंडेशन ऑफ टुमारो। यानी कि उन्होंने एक समरी ली थी 1935 से लेके 1947 तक का अल्कोहलिक फाउंडेशन का क्या काम रहा। 35 नहीं बोलूंगा मैं, 38 बोलूंगा, क्योंकि फॉर्मेशन 1938 में हुआ था। तो 38 से लेके 47 तक इन्होंने क्या काम किया, और हम लोग आज कहां पर पहुंच गए। आज ये अल्कोहलिक फाउंडेशन हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, उसका भी उन्होंने इसमें जिक्र किया। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये पिक्चर चेंज होने वाला है और हमें ढेर सारे अलग प्रकार के काम करने वाले हैं। ये विजनरी डॉक्यूमेंट अल्कोहलिक फाउंडेशन ऑफ टुमारो करके उन्होंने वो टाइम पे पब्लिश किया था। उनका मानना यह था कि जो ट्रस्टीज हम लोगों ने बनाए थे, उन दिनों 14 थे, ये जो ट्रस्टीज बनाए हुए हैं, ये ट्रस्टीज जानते नहीं हैं कि फेलोशिप क्या है, और फेलोशिप जानती नहीं है कि ट्रस्टीज है कौन। और इन दोनों के बीच में दुआ सिर्फ बिल और बॉब थे। फेलोशिप सिर्फ बिल को और बॉब को जानते थे, और उनको ये डर लगता था कि अ, अगर अगर ये बॉब को ऑलरेडी कैंसर डिटेक्ट हो चुका था, और अगर बॉब नहीं रहे और आगे जाके अगर बिल को भी कुछ हो जाता है, तो ये ट्रस्टीज को कभी समझेगा नहीं ये फेलोशिप को क्या चाहिए, और फेलोशिप कभी ये ट्रस्टीज की इज्जत करेगी नहीं। इस हिसाब से वो हमेशा, वो सभी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पीछे पड़े हुए थे कि हमें कॉन्फ्रेंस चाहिए, हमें ग्रुपों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें किसी न किसी प्रकार की योजना करनी चाहिए, जिसके वजह से समूहों की तरफ से भेजे हुए जो प्रतिनिधि है, ये प्रतिनिधि हमारे ऑफिस में आकर हमारे ट्रस्टीज के साथ में इनका इंटरेक्शन होना चाहिए, हमारे ऑफिस का जो स्टाफ बढ़ रहा है, इनके साथ में इनका इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ही वो जो स्पिरिचुअल फ्लेवर है वो स्पिरिचुअल फ्लेवर रहेगा। उन दिनों दोस्तों हर एक व्यक्ति बिल के खिलाफ खड़ा था, इंक्लूडिंग डॉक्टर बॉब भी कुछ इस आइडिया से कुछ इम्प्रेस नहीं थे। बाकी क्लास ए ट्रस्टीज को तो ऐसे लग रहा था जैसे ये आदमी का दिमाग घूम गया है। उनको ऐसे लग रहा था कि ये कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये डेलीगेट्स और ये सब कमिटीज, ये सब चक्कर में अननेसेसरी पॉलिटिक्स होगा, और ये पॉलिटिक्स में ये एक अच्छा जो स्पिरिचुअल कार्यक्रम है ये खलास हो जाएगा। वो नहीं चाहते थे ये सब हो, कॉन्फ्रेंस वगैरह बने। बिल डब्ल्यू भी कोई मानने वालों में से, सुनने वालों में से तो थे नहीं। तो उन्होंने अपना झगड़ा कंटिन्यू रखा। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ग्रुपों ग्रुपों में जाकर लोगों से बात कर करके उनको तैयार किया कि भाई हमें कॉन्फ्रेंस की जरूरत है। एक
आर्काइव्स में से एक बड़ा खूबसूरत डॉक्यूमेंट है, जो लोगों को इंटरेस्ट होगा उनके लिए मैं ये डॉक्यूमेंट बाद में चाहिए तो ये ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। लेट मी जस्ट सी ओपन दैट डॉक्यूमेंट, एक सेकंड। ये रहा। यस, खुल गया। ओके। ये डॉक्यूमेंट आप सबको एक बड़ी खूबसूरत इंसाइट देगा कि जो पहली जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस हुई, वो कॉन्फ्रेंस बनते बनते कितना स्ट्रगल हो गया। यानी यहां तक कि बिल डब्ल्यू कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और यहां तक कि एक्चुअली बोर्ड ने बिल डब्ल्यू को बाहर निकालने का भी विचार किया था। यहाँ की कुछ अगर चीजें आप देखोगे, यहां पर मैंने येलो मार्कर से कुछ मार्क किया है। बिल डब्ल्यू ने एक दफा लिखा, 1947 की ये बात है, परहैप्स द बेस्ट सजेशन फॉर क्लोजिंग द गैप बिटवीन आवर अल्कोहलिक फाउंडेशन एंड ए ग्रुप्स इज द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग व्हाट वी माइट कॉल द जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। The conference, we think, ought to be composed of a fair number of good A members meeting annually, at which time we would sit our present headquarters down in their midst. Our service headquarters people would be members of the conference too. Bill W. said a conference would bring trustees into friendly contact with representatives of cross sections of AA. उनको ऐसे लगा था कि जो हमारे बीच में जो गैप होगी, वो गैप क्रिएट ब्रिज करने के लिए उन्होंने ये सजेशन किया था। लेकिन दोस्तों, इतनी टाइट ग्रिप थी हमारे क्लास ए ट्रस्टीज की कि क्लास ए ट्रस्टीज बिल्कुल खड़ा करने के लिए तैयार नहीं थे किसी को। उनका कहना यह था कि तुम तुम्हारे ग्रुपों में बैठो और तुम्हारा सोबराइटी चलाने का काम चालू रखो। ये पॉलिसी पैसा वगैरह ये काम है, ये हमको करने दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बिल डब्ल्यू ने इतनी सारी लोगों को, इतने जारे लोगों को बात किया, कोई मानने को तैयार नहीं था। उनका खास दोस्त बर्नार्ड स्मिथ, जो एक फेमस लॉयर हुआ करता था, उनको उनका भी स्टॉन्च अपोजिशन हुआ करता था। अब बिल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये अभी क्या करे। तो उनके जो स्पिरिचुअल स्पॉन्सर थे, फादर एड डाउलिंग, उनको उन्होंने अप्रैल 10 1948 को लेटर लिखा, एकदम फ्रस्ट्रेट होके। और वो कहते हैं उनको, द आइडिया ऑफ शेयरिंग देयर प्रेरोगेटिव्स विद द कॉन्फ्रेंस हैज नॉट बीन वेरी पैलेटेबल. Neither do some of them like the notion of corporate poverty. They insist on putting me into an ivory tower, meanwhile keeping a firm grip on authority, titles, and money. All of them talk a good deal, good line of democracy, but I fear some are totalitarians at heart. उनका कहना यह था कि इन्होंने मेरे को खाली एक चांदी के, सिल्वर के टॉवर में मुझे बताया। बिल डब्ल्यू का नाम और बिल डब्ल्यू का चेहरा सिर्फ उन्होंने दिखाया है दुनिया को, लेकिन पूरे पैसा, ये पैसे के ऊपर ये लोग कब्जा करके बैठे हुए। हमारे ट्रस्टीज जो थे वो टाइम पे, क्लास या ट्रस्टीज जो थे 1948 को, तो बिल डब्ल्यू कहते कि ये खाली दिखाने और दिखावा कर रहे हैं डेमोक्रेसी का, लेकिन इनके दिल में कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है। ये सभी लोग अपना पूरा कब्जा जमाए हुए हैं। और फादर उनके ये थे, वो टाइम पे इतना स्ट्रांग एंटी बिल मूवमेंट चल रहा था, क्योंकि बिल ये सब बदलाव लाना चाहता था। और इतना स्ट्रांग ये था कि एक, देर वॉज वन एंग्री फैक्शन दैट अपोज द कॉन्फ्रेंस कॉल्ड इटसेल्फ द ऑर्थोडॉक्स ग्रुप। एक ऑर्थोडॉक्स ग्रुप थे जिनमें हेनरिएटा साइबरलिंग भी थी। हेनरिएटा साइबरलिंग कौन, आपको सबको याद होगा दोस्तों, जिसने बिल और बॉब को साथ में मिला दिया था उनके घर में। तो वो हेनरिएटा साइबरलिंग भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी, बिल के खिलाफ खड़ी हो गई थी। और एक खत में वो लिखती है
कि बिल वॉज मोटिवेटेड बाय ग्रीड एंड सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर एंड दैट वी वांट द पीपल इन द ग्रुप्स टू नो जस्ट व्हाट डेंजर्स आर। वो कहती है ये बिल पगला गया है, बिल का दिमाग बिगड़ चुका है, उसको खाली बड़प्पन चाहिए, इसके लिए ये नए नए आइडियाज लेके आ रहा है। ये एए को ऐसा सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां तक कि वहां के नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टीज थे, वो लेटर्स भेज रहे थे सबको। एक तो ये थे लियोनार्ड हैरिसन करके, 1948 में उन्होंने बिल को लेटर भेजा कि देख भाई, आई हैव फेल्ट दैट द डिग्री ऑफ आइसोलेशन ऑफ द फाउंडेशन फ्रॉम द मेन करंट्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस मूवमेंट हैज बीन एंड वुड कंटिन्यू टू बी अ स्टेबिलाइजिंग फैक्टर इन डीलिंग विद द नेसेसरी हाउसकीपिंग। वो कहते हैं कि ये जो ट्रस्टीज है, इनको अलग ही रखना बेहतर है। इनको तुम बेवड़ों के साथ में मिक्स मत करो। बेवड़ों को एक दूसरे के साथ मैसेज चलाने दो, उतना चलने दो, उतना काफी है। ये जो पैसा, पॉलिसी, ये सब जो निर्णय है ना, ये ट्रस्टीज के पास होने चाहिए, और ट्रस्टीज ये हमेशा अलग ही होने चाहिए। तुम इनको मिक्स मत करो भैया। अब बिल को समझ में आ रहा था कि एक तरफ बॉब को कैंसर की बीमारी हुई है, एक तरफ वो झगड़ा कर रहे हैं, सभी ट्रस्टीज उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, वो कुछ तैयार करने को तैयार नहीं है। ऐसी अवस्था में बिल और लुइस दोनों मिलके पूरे अमेरिका की सैर करने निकले। उनका सामने बताने का कारण यह था कि ट्रेडिशंस नीड कन्विक्शन। ट्रेडिशंस को हर जगह पे जाके समझाना है, लेकिन उनका दूसरा मोटिव यह था कि ग्रुपों ग्रुपों में जाकर अगर हमने नहीं बताया कि भैया, अगर तुम्हारे को आवाज नहीं मिली, अगर तुम्हारी आवाज सुनी नहीं गई, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये ट्रस्टीज अपने अपने पैसे के चक्कर में उलझ जाएंगे और ये ग्रुपों को कुछ भी उनके साथ में कनेक्शन नहीं रहेगा। एक लेटर उनका 1947 का, सैन डिएगो में, उसने बिल कहता है, वी शैल हैव टू डू समथिंग अबाउट द न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्स। A self-perpetuating board of trustees unknown to most AA members could never stand up over the long future. So we shall have to have some kind of annual conference in which out-of-towners delegated for the purpose would sit down and talk things over with the trustees, the office and the grapevine. Make a joint annual report to the group. दोस्तों, वो कहना चाहते थे कि ये किए बगैर पर्याय नहीं होगा। 1948 में दोस्तों, डॉक्टर बॉब की तबीयत और बिगड़ रही थी, और वो टाइम पे बॉब को जाके बिल डब्ल्यू मिले। ये उनका जो पूरा सैर, अमेरिका का सैर करके आने के बाद में बॉब को जाके मिले, और उन्होंने 6 जुलाई 1948 को बिल जाके उनको बोलता है, देख, बिफोर द अंडरटेकर गेट्स बोथ ऑफ अस, यानी हम दोनों की मौत होने से पहले हमको ये करना जरूरी है। वी ओ दिस टू दिस फेलोशिप। एंड जब भी बिल सब एंटायर अमेरिका में घूम रहे थे, ग्रुपों ग्रुपों में जा रहे थे, तो ग्रुपों को ये समझ में आ रही थी बात। बिल को एक ही बात समझ में आई थी कि अगर ये लोग मेरी नहीं मानेंगे, तो जब ग्रुप्स में से आवाज आएगी और बड़े पैमाने पे आवाज आएगी, तो इन लोगों को झक मारा के सुनना पड़ेगा। उनके पास दूसरी स्ट्रेटेजी ये थी कि बिल और बॉब दोनों मिल के अगर बोलेंगे हमको ये करना है, तो इनके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। एंड फाइनली ये 1948 के जुलाई महीने में डॉक्टर बॉब ने उनको कंसेंट दे दी। उनको रियलाइज हुआ कि ये इतना दिल तोड़ तोड़ के बोल रहा है, उसमें कुछ बात है। उनको ऑन अप्रैल 20 1951 पहले 37 डेलीगेट्स को कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, और यूएस और कनाडा में से इनको बुलाया गया, और जीएसओ न्यूयॉर्क के ऑफिस में उनको पहली बार स्टाफ के साथ में उनकी इंटरेक्शन हुई, ट्रस्टीज के साथ में उनकी इंटरेक्शन हुई। और वो बोलते हैं वहां के, जब तभी जो भी एक मैनेजर थे जिनका बाद में इंटरव्यू आया, और वो बोलते हैं कि वो पहले डिस्कशन में ही, पहले 1-2 घंटे में ही हमको पता चल गया था
कि ये जो स्पिरिचुअलिटी एंड मनी, ये जो मिक्सिंग वाला जो मैटर है, स्पिरिचुअलिटी एंड पॉलिसी, ये मिक्सिंग वाला जो मैटर है, तो वो पहले 2 घंटे में ही हमको आने वाले दिनों का एक चेहरा दिखाई देने लगा। एंड वो कहते हैं कि 1951 टू 51-52 फर्स्ट ईयर, 52-53 सेकंड ईयर एंड 53-54 थर्ड ईयर, ये 3 ट्रायल सालों के बाद में दोस्तों फाइनली हमारी कॉन्फ्रेंस बन गई। और बिल डब्ल्यू ने, तब तक 1950 में डॉक्टर बॉब की मृत्यु हो चुकी थी, और 1955 में फिर बिल डब्ल्यू ने अपने को फाउंडर्स के सभी जो अधिकार है, अलोंग विथ 12 स्टेप्स और 12 ट्रेडिशंस जो है, ये हमारे कॉन्फ्रेंस के हाथ में दे दिए कि इसके आगे आप लोग इसके कस्टोडियंस होंगे। अब 55 में कॉन्फ्रेंस ने जिम्मेदारी ले ली थी। अभी एक मेजर फर्क पड़ा था। ये जो पीरियड है 1955 टू 1960, बिल डब्ल्यू को रियलाइज हो रहा था कि ये जो क्लास ए ट्रस्टीज का जो इतना बड़े पैमाने पे पावर बढ़ गया है, ये पावर डाइल्यूशन करने की जरूरत है। हमारी फेलोशिप का जब तक स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन बना रहेगा तभी तक हम टिकेंगे। अगर हम लोग ज्यादा पैसे के पीछे पड़ गए तो हम लोग ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। ये उनको तभी भी दिखाई दे रहा था। और दैट इज द रीजन दोस्तों, उन्होंने करना एक बदल करना चाहा। उन्होंने सामने से आकर जानबूझ के सबके साथ में बात करते हुए, वो जो जो हमारे क्लास ए और क्लास बी ट्रस्टीज का जो रेशियो होता है जनरल सर्विस बोर्ड में, वो 2/3 to 1/3 कर दिया। यानी कि टोटल 21 ट्रस्टीज अमेरिका में होते हैं, उनमें से 14 यानी 2/3 ये क्लास बी ट्रस्टी होते हैं, और 1/3 यानी क्लास ए ट्रस्टी होते हैं। सो ये क्यों? तो ये जो क्लास ए ट्रस्टीज है, इनका एक्सपीरियंस, इनकी एक्सपर्टीज, उनकी दुनिया के बारे में जो विजडम है, ये जरूरी है। लेकिन क्लास बीस का जो लव एंड पैशन फॉर द फेलोशिप है, जो एक डीप अंडरस्टैंडिंग फॉर द फेलोशिप है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो आज अगर आप कॉन्फ्रेंस देखते हो, तो कॉन्फ्रेंस जो भी सदस्यों की होती है, वो टोटल कॉन्फ्रेंस के 2/3 मेंबर्स ये डेलीगेट्स होते हैं। यानी इलेक्टेड बाय द ग्रुप्स, इलेक्टेड बाय द एरियाज, इलेक्टेड बाय द रीजन्स। एंड 1/3 जो होते हैं, ये ट्रस्टी मेंबर्स एंड द स्टाफ मेंबर्स होते हैं। और वो जो 1/3 है, जो जनरल सर्विस बोर्ड का रेशो है, उसमें से भी 2/3 जो होते हैं वो क्लास बी, और 1/3 ये क्लास ए ट्रस्टीज होते हैं। तो इस प्रकार की जो रचना है, ये रचना वहां से हमारे पास में आई। इस दौरान हमारी सर्विसेज एक्सपांड हो रही थी, बहुत सारे लेटर्स आ रहे थे हमारे को, बहुत सारा पॉजिटिव कवरेज मिल रहा था हर जगह पे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की चर्चाएं हो रही थी। और हमारी जो जनरल सर्विस ऑफिस, जो हमारा न्यूयॉर्क स्थित है, ये अभी बड़ा एक मल्टीनेशनल कंपनी जैसे, बड़ा बड़ा मल्टी डिपार्टमेंट जैसा होने लगा था। और ढेर सारे एम्प्लॉयज हमारे यहां पर लगने लगे थे, क्योंकि ये सभी जो सेवाएं थी, ये सिर्फ सेवाएं वॉलंटरी तत्व पे नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये पूरा फुल डे का वर्क हुआ करता था। पूरे सुबह 9 टू शाम को 5 बजे तक का फुल टाइम वर्क हुआ करता था, कई बार ओवर टाइम हुआ करता था। और वो टाइम पे जो हमारी हम लोग 8वीं और 9वीं परंपरा के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में बात करते कि स्पेशल वर्कर्स, तो ये जो स्पेशल वर्कर्स जो है, इनका इंपॉर्टेंस हमारे बीच में बढ़ने लगा था। यानी कि एक एक डिपार्टमेंट, एक एक स्पेशल वर्कर, स्पेशल वर्कर यानी पेड एम्प्लॉय। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में काम करने वाला, अल्कोहलिक्स ऑफिस अनोनिमस की ऑफिस में पगार लेकर काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको स्पेशल वर्कर कहा जाता है। तो अभी ये स्पेशल वर्कर्स का रेशो बढ़ने लगा था। अभी 2-3 चीजें बदलने लगी थी। एक थे जो कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे, वो इलेक्टेड, यानी सर्विस के अलग अलग रंग होने लगे थे, वो इलेक्टेड थे।
फिर दूसरे जो थे, जो मैनेजर्स वगैरह थे, ये अपॉइंटेड थे। और ये ट्रस्टीज, डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी एंड फाइनेंस वगैरह मैनेज करने वाले थे। इनको कुछ लीगल राइट्स, कस्टोडियंस, देवर कस्टोडियंस, बट उनको चेक साइनिंग अथॉरिटी, उनको अभी एम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, फंड्स ज्यादा आ रहे हैं, कलेक्शन ज्यादा आ रहा है, लिटरेचर ज्यादा बढ़ रहा है, तो एक पब्लिशिंग हाउस अलग से, इन द मीन टाइम ग्रेप पॉइंट भी चालू हो गई थी, तो ग्रेप पॉइंट की पब्लिशिंग अलग से, ग्रुपों के साथ में कांटेक्ट अलग से, सो ढेर सारा व्यवहार, एक एक टिपिकल एक मल्टीनेशनल कंपनी का जैसा व्यवहार होता है, उसी प्रकार का व्यवहार अभी होने लगा था। शुरुआत शुरुआत में ये जो हमारे ए मेंबर्स थे, जो स्पेशल वर्कर्स करके काम कर रहे थे, इनकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं थी। लोग उनके ऊपर एक्यूजेशन करते थे कि तुम साले 12 स्टेप कॉल का पैसा लेते हो, हमारा 12 स्टेप कॉल, हमारा ये का संदेशा हमेशा विना मूल्य होना चाहिए, तुम पैसा लेते हो, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। इनफैक्ट क्लीवलैंड के ग्रुप ने बिल और बॉब के ऊपर भी एक आरोप लगाया था कि जब बिग बुक की कॉपीज बिकती थी तो उसके रॉयल्टी के कुछ पैसे बिल और बॉब को जाते थे, तो वो बोलते थे कि तुम ये सेवा देने का पैसा लेते हो। और यहां तक कि क्लीवलैंड ग्रुप ने एक कमिटी भी बिठाई थी टू इन्वेस्टिगेट कि ये क्या सेपरेशन है, क्या डिफरेंशिएशन है। लेकिन बहुत जल्दी ही उनको समझ में आया कि भाई जब भी एक शराबी दूसरे शराबी को संदेशा देता है, वो 12 स्टेप कॉल है, या स्पॉन्सरशिप करता है, वो फ्री सेवा देता है, या एक ही मीटिंग चलती है, ये विनामूल्य सेवा है। लेकिन ये 12 स्टेप वर्क पॉसिबल होने के लिए बैकग्राउंड में कुछ काम करने पड़ते हैं। जैसे दिन भर ऑफिस में बैठना पड़ता है, फोन लेने पड़ते हैं, दिन भर ऑफिस में बैठना पड़ता है, और साइकियाट्रिस्ट लोगों के, साइकोलॉजिस्ट लोगों के आए हुए खतों को रिप्लाई करना पड़ता है, टेलीविजन स्टेशन, रेडियो स्टेशन, वर्तमान पत्रों में से आने वाले मैटर्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। ये सब जो है, ये दीज आर ऑल सर्विसेज विच मेक द 12 स्टेप कॉल पॉसिबल। तो ये जो है, ये सब स्पेशल सर्विसेज में डाले गए, और इनको हम लोग 12 स्टेप कॉल या 12 स्टेप वर्क नहीं कहते हैं। सो दो डिफरेंशिएशन हो गए। वर्किंग विथ द अल्कोहलिक इज लार्जली अबाउट द 12 स्टेप कॉल, एंड वर्किंग फॉर द अल्कोहलिक, यानी वो सभी सेवाएं देने की वजह से जहां शराबी तक मदद पड़ सकते हैं, ये जो है, ये जनरल सर्विस में आ गए। अभी जनरल सर्विस में भी कुछ सर्विसेज जो है, ये 9 to 5, यानी एक एम्प्लॉई के जरिए देनी होगी। तो ये जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज को स्पेशल वर्कर के नाम से डिफाइन किया गया। लेकिन शुरुआत शुरुआत में ये लोगों को बड़ा अन्याय सहना पड़ा था। और ये जो अन्याय था, तो वो लोग अन्याय के खिलाफ बात करते थे, और उनका सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये जो ट्रस्टीज जो थे, हमारे क्लास ए ट्रस्टीज जो थे, वो सोचते थे कि ये साले बेवड़े, इनको वैसे भी कोई नौकरी देता नहीं है, एक तो हम लोग ने इनको नौकरी दिया है, लेकिन अगर बाहर का पगार अगर $4,000 है, तो इनको दे दो $1,000। बाहर के मार्केट का रेट अगर $2,000 है, तो इनको $500 दे दो, क्योंकि वैसे भी इसको बाहर कौन नौकरी देने वाला है। उनका सोचने का ढंग ये था। हमारे यहां पर आज भी आप अगर देखोगे, तो कई हमारे इंटर ग्रुप के मैनेजर्स होते हैं, जिनको हम लोग मानधन के तौर पर $2,000, $2,500, $3,000 देते हैं। $2,000 और $3,000 में हमको घर में झाड़ू वाली भी नहीं मिलती है दोस्तों, हमको घर में साफ सफाई करने वाले या खाना बनाने भी नहीं मिलती है। लेकिन ए के मैनेजर को हम लोग 2,000 3,000 रुपया देते हैं। उसका कारण ही है, अरे तो कैसे पैसे ले सकता है यार, तेरा तेरा कुछ ए के प्रति देना बनता है कि नहीं, तेरा कुछ प्यार व्यार है कि नहीं। हम लोग उसी को गिल्टी फील करवाते हैं कि साले तेरे को 3,000 भी दे रहे, हम लोग ज्यादा ही दे रहे, हम तो फ्री कर रहे हैं करके। सो दिस वॉज रियलाइज्ड कि अगर ये इसी ढंग से रहा, तो कोई काम ही नहीं करना चाहेगा ए के लिए। और बिल डब्ल्यू ने एक बड़ा ग्रेप पॉइंट में खूबसूरत आर्टिकल लिखा है, जहां पर वो कहते हैं कि समझ लो कि आप शराबी हो, और आपको अगर किसी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, और वहां पर आपको अटेंड करने वाली जो नर्स है, तो वुड यू रादर हैव हर एज अ पर्सन हु नोज अबाउट ए, और वुड यू वांट हर टू नॉट नो अबाउट ए? ऑब्वियसली
हम चाहेंगे कि उसको ए के बारे में, हमारे 12 स्टेप रिकवरी कार्यक्रम के बारे में पता हो। तो बोलते हैं अगर तुमको चाहिए ऐसी व्यक्ति वहां पर हो, तो ये तो स्पेशल क्वालिफिकेशन हो गया ना। नॉर्मल नर्स से ये बेहतर हो गई ना। तो नॉर्मल नर्स को अगर 2,000 का पगार है, तो इसको 3,000 का पगार होना चाहिए, क्योंकि उसको स्पेशल कैलिबर है, उसकी स्पेशल क्वालिटीज है। ये आपको बेहतर तरीके से सेवा दे सकती है। इसको कम कैसे दे सकते हो आप? सो बिल डब्ल्यू स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ दिस एम्प्लॉयज। ये अलग सी फाइट थी, जो लगभग 1965 से लेके 60-61 तक चली। और जो आज हम देख रहे दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग देख रहे, दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट दिस ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी डिसीजन मेकिंग जो है। ऑल द 12 कॉन्सेप्ट्स अगर आप देखते हो, तो ये डिसीजन मेकिंग की ट्रांसफर है। तो आप सब लोगों ने ये तो देखा ही है। अब ये लेट मी शो यू समथिंग एल्स। चल, ये हो गया, इसको बंद कर देते हैं। ओके। यस। ओके, ये डॉक्यूमेंट पे आते हैं दोस्तों। अभी आते हैं, इसके बारे में आपने सुना है? ये डॉक्यूमेंट के बारे में, इसको कहते हैं द ओरिजिनल कॉन्फ्रेंस चार्टर। तो जब भी हमारी कॉन्फ्रेंस बनने जा रही थी, और सभी को डर लग रहा था कि ये बिल बौखला गया है, और यहां पर सिर्फ पॉलिटिक्स होगा, और ये सब पावर का गेम हो जाएगा, और ये लोग भलते टेंजेंट पे निकल जाएंगे। तो एक सेफ्टी प्रोविजन करने की जरूरत थी। इसके लिए बर्नर्ड स्मिथ और बिल, ये दोनों ने लार्जली ये किया हुआ है, बर्नर्ड स्मिथ ने। लेकिन बिल डब्ल्यू का मदद लेते लेते उन्होंने बनाया हुआ है, और उन्होंने कॉन्फ्रेंस चार्टर बनाया। यानी क्या? फेलोशिप ने बोला, उन्होंने एक मांडवली जैसे की। फेलोशिप के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन था, ये ऑर्थोडॉक्स ग्रुप वगैरह फाइट कर रहे थे, तो उन्होंने एक मध्य रास्ता निकाला। और उन्होंने कहा कि एक काम करते, आपकी सभी चिंता है ना, वो चिंताओं को हम लोग एड्रेस करते हैं। आपकी चिंताओं को, यानी ये पावर सेंटर नहीं हो, ये गवर्नमेंट नहीं हो, ये हमारे ऊपर बॉसिंग नहीं करे, हमारा पैसा लेके हमारे ऊपर ही चढ़ के नहीं बैठे, ऐसा नहीं हो। इसके लिए बर्नर्ड स्मिथ ने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, और वो डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रेजेंट किया फेलोशिप को, कि हम हमारी कॉन्फ्रेंस को सामान्य सेवा का अधिकार देंगे, लेकिन वो देने के लिए हमारी कुछ कंडीशंस है। अगर ये कंडीशंस मान्य है, तो ही हम आपको अधिकार देंगे। तो कॉन्फ्रेंस चार्टर यानी क्या? कि कॉन्फ्रेंस ये रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, कॉन्फ्रेंस ये स्पिरिचुअल बॉडी है। जनरल सर्विस बोर्ड ये रजिस्टर्ड बॉडी है, यानी कि ये एक ट्रस्ट है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एक पैन कार्ड होता है, इसके लीगल लायबिलिटीज होते हैं, इनके प्रॉफिट्स का ऑडिट होता है, ये सब जो चीजें हैं, ये जनरल सर्विस बोर्ड के ऑपरेटिंग कॉरपोरेशंस को होता है। उसकी तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। लेकिन कॉन्फ्रेंस जो है, पूरे देश भर में से डेलीगेट्स वहां पर एक जगह पर जमते हैं, और अलग अलग विषयों पर वो विचार विनिमय करते हैं, चर्चा करते हैं, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये स्पिरिचुअल डायरेक्शन जो है, ये हमारी कॉन्फ्रेंस देती है। इसके लिए कॉन्फ्रेंस ये एक नॉन रजिस्टर्ड बट अ फॉर्मल बॉडी, यानी इनके पास में अधिकार जो है, वो अधिकार, उनके हाथ में जो पावर है, ये पावर उनको दी है समूहों ने। लेकिन
ये लीगली कोई भी चीज नहीं कर सकते। इनको उनके इनके जो अधिकार है, ये कोई डेलीगेट जाके कोई कागज पे सही नहीं कर सकता, या कोई डेलीगेट जाके कोई बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। तो जो लीगल ऑब्लिगेशंस है वो कॉन्फ्रेंस के ऊपर नहीं है, वो जो है उसको पूरी तरह से डेलीगेट उन्होंने कॉन्फ्रेंस ने कर दिया है ट्रस्टीज के हाथों। सो अगर आपने पहले 11 कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स में से ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स है, ये ओरिजिनल कॉन्फ्रेंस चार्टर में से लिए हुए हैं। यानी कि बिल डब्ल्यू ने जो एसेज लिखे 1962 में, जो एसेज लिखे, वो एसेज का बेस जो है वो ये चार्टर है। यानी हमारा जो एग्रीमेंट है, हमारे जो सेफगार्ड्स है, हमारा जो फेलोशिप और सर्विस स्ट्रक्चर के बीच का जो रिश्ता है, ये रिश्ते को क्लियर करने के लिए, और जो वर्किंग रिलेशनशिप्स है एक दूसरे के साथ में, इनको हाईलाइट करने के लिए लिखे गए निबंध जो है वो बिल डब्ल्यू ने लिखे, उसको जो हम लोग कहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स है। बट इनमें से ज्यादातर कंटेंट जो है ये कॉन्फ्रेंस चार्टर में से लिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहां पर पहले ही पर्पज में ही देखते हैं, द कॉन्फ्रेंस शैल बी अ सर्विस बॉडी ओनली, नेवर अ गवर्नमेंट फॉर अल्कोहलिक्स एनोनिमस। फिर दूसरा यहां दिखता है, बट नो कॉन्फ्रेंस सेक्शन शैल एवर बी प्लेस्ड इन अथॉरिटी ओवर अदर। यानी जो पहले जो इनके जो डर लग रहे थे, ये डरों को यहां पर सबको एक एक करके उन्होंने एड्रेस किया हुआ है। फिर वहां कहते हैं, डेलीगेट शुड बी फ्री टू वोट एज देयर कॉन्शियंस डिक्टेट्स, दे शुड ऑल्सो बी फ्री टू डिसाइड व्हाट क्वेश्चन शुड बी टेकन टू द ग्रुप, वेदर फॉर इंफॉर्मेशन डिस्कशन और देयर ओन इंस्ट्रक्शन। सो इस प्रकार से अलग अलग चीजें कॉन्फ्रेंस के फंक्शनिंग की और कॉन्फ्रेंस के रिलेशनशिप जो है विथ द ट्रस्टीज, इसके ऊपर ये ओरिजिनल कॉन्फ्रेंस चार्टर हमें देखने को मिलता है। सो आपके सर्विस मैनुअल में, यूएस सर्विस मैनुअल में ओरिजिनल, यानी जब भी बर्नर्ड स्मिथ ने बनाया था वो है, लेकिन उसके बाद में बहुत सारी अमेंडमेंट्स है। ये चार्टर में सब कुछ बदला जा सकता है। ये कॉन्फ्रेंस चार्टर में सब कुछ बदला जा सकता है, सिर्फ एक चीज नहीं बदली जाती है, वो है 12वां, द जनरल वारंटीज ऑफ द कॉन्फ्रेंस। और ये जनरल वारंटीज ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज द 12th कॉन्सेप्ट, जिस जो आज का अपना जो विषय है वो वही विषय है। तो ये विषय जो है, ये विषय को बदला नहीं जा सकता, इसकी लाइन बदली नहीं जा सकती। क्योंकि जो वारंटी वारंटी यानी क्या, कि मैं तुमको गारंटी देता हूं, कि मेरी तरफ से एक प्रॉमिस देता हूं कि ये चीजें हम कभी भी होने नहीं देंगे। सो आई विल स्टॉप दिस शेयर हियर, और आपको मैं और एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं। ओके, सो जैसे मैं कह रहा था कि अभी ये जो वारंटीज है, ये वारंटीज इज द 12th कॉन्सेप्ट। तो 12वां कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वहां जाने से पहले ये रिलेशनशिप को मैं क्विकली आपके लिए एक दफा एक्सप्लेन कर दूं, कि बिल डब्ल्यू खुद कभी भी ऑफिस में बैठना पसंद नहीं करते थे। बिल डब्ल्यू खुद उनको ग्रुपों में जाना, लोगों से बात करना उनको बहुत पसंद आता था। तो वो कहते थे कि अगर मैं, मेरा जो काम है ये डेलीगेट करूं, तो ही मैं फ्री हो सकता हूं। और वो कहते थे कि ग्रुप्स में ज्यादातर सदस्य जो रहते हैं, सपोज जो भी सदस्य एक ग्रुप में होते हैं, उनमें से आधे सदस्य तो अभी तक अंदर बाहर ही चलते रहते हैं, उनकी शराब रुकी हुई नहीं रहती है, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद अल्कोहल। फिर जो बचे हुए जो आधे हैं, उनमें से आधे हैं जिनकी शराब तो रुक गई है, बट दे आर स्ट्रगलिंग विथ लाइफ। उनका अभी तक नौकरी नहीं लगा है, बीवी से नहीं जम रहा है, बच्चे लोग के साथ में झगड़े हो रहे हैं, समाज में अभी तक प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है। सो फर्स्ट हाफ इज स्ट्रगलिंग विद अल्कोहल। इन द बचे हुए 50%, आधे जो है दे आर स्ट्रगलिंग विथ लाइफ।
और जो बचे हुए जो 25% लोग हैं, उनमें से चंद ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में होता है टाइम, टैलेंट और ट्रेजर। इनके पास में एक का काम करने के लिए थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पैसा और कुछ किसी को बोलने की, किसी को अकाउंटेंसी की, किसी को लिखने की, ऐसे स्पेशल स्किल्स जो होती है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ग्रुप्स ने अपना जो काम है, वन अल्कोहलिक टॉकिंग टू दी अदर, ये अपने आप चालू रखा, लेकिन हम में से जो सबसे बेहतर मेंबर है, जिसके पास टाइम, टैलेंट, ट्रेजर है, ये बंदे को ग्रुप के बाहर की सेवाओं के लिए दे दिया। बाकी ग्रुप तो ग्रुप के अंदर की सेवा करने के लिए और शराबी के साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो एक बंदे को ग्रुप के बाहर की सेवा करने के लिए भेज दिया। तो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर, इवन दो ग्रुप्स आर, जैसे कॉन्सेप्ट वन में कहते हैं कि सभी फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेट अथॉरिटी एंड फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द ग्रुप्स। यानी अगर इसकी कंपैरिजन हमारे गवर्नमेंट के साथ करने करने को गए, तो हम कहते हैं ना कि भाई आप जिस कैंडिडेट को चुन के लाओगे वो तो आपके ऊपर है। आपने देखना चाहिए कि भाई आदमी अच्छा है, आपने देखना चाहिए हमारे एरिया में काम करने वाला है, आपने देखना चाहिए कि इसका कैरेक्टर अच्छा है, ये करप्ट नहीं है। ये सब आप देखोगे तो एक्चुअली हमारा जो भी गवर्नमेंट बनेगा वो आपके हाथ में है, ये हम बोलते हैं ना। उसी तरह से बिल डब्ल्यू कहते हैं कि ग्रुप के हाथ में है फाइनल अथॉरिटी, लेकिन वो थोड़ी आके यहां पर काम करेगा। जैसे एक आम नागरिक थोड़ी जाके गवर्नमेंट चलाएगा, वो नहीं करता है। तो वो क्या करता है? तो वो इलेक्ट करता है। तो हमने एमएलए इलेक्ट कर दिया। एमएलए इलेक्ट करने के बाद में हम लोग ट्रस्ट करते कि भाई ये हमारा भला काम करेगा। उसी प्रकार से हम जब एक ग्रुप में से एक बंदे को बाहर भेज देते सेवा देने के लिए, इलेक्ट करके, तो हम सोचते कि भाई चलो सेवा का काम है ना, हमने इसके हाथ में सौंप दिया, हम अभी अपना अपना जो बिग बुक स्टडी है, 12 स्टेप प्रोग्राम है, स्पॉन्सरशिप है, हम लोग ये काम करने के लिए फ्री है। अब वो जो बंदा आ गया, वो आगे वाले सर्किट में जो आ गया, स्टेट गवर्नमेंट में आ गया, वो आगे सोचता है यार स्टेट गवर्नमेंट तो एक बात है, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट भी चलाने का है। तो उन्हीं में से कुछ कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्ट होके लोकसभा इलेक्शन करके एमपी करके चले जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके चले जाएंगे। यानी कि जैसे हम लोगों ने अपने लोकल सर्विसेज के लिए आईजीआर भेजा, उसी प्रकार से हमने नेशनल सर्विसेज के लिए हमारे डेलीगेट्स को भेज दिया। अभी ये सभी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आ गए, वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 540 की तुम्हारी लोकसभा तो बन गई, लेकिन हर एक मिनिस्टर नहीं बनेगा। उनमें से कुछ लोग जो है जिनके हाथ में कुछ खातों का वाटप होगा और ये मिनिस्टर्स बनेंगे। तो ये जैसे मिनिस्टर्स बन रहे हैं, वैसे हमारे यहां पर हमारे ट्रस्टीज बनते हैं। तो जैसे ये सभी लोग कॉन्फ्रेंस के मेंबर है, सभी लोग पार्लियामेंट के सदस्य तो है, लेकिन कुछ लोग मिनिस्टर है और कुछ लोग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। उसी प्रकार से हमारे यहां पर ज्यादातर लोग डेलीगेट्स है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके ऊपर कुछ विशेष जिम्मेदारी, विशेष काम दिया हुआ है, ये ट्रस्टीज है। लेकिन यार इलेक्ट होकर तो कोई पांचवी पास भी आ सकता है जो एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है, या कोई एकदम आदिवासी आएगा जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बन सकता है। अब इन्होंने कभी शिक्षण खुद ने देखा नहीं, तो आगे शिक्षण की पॉलिसीज क्या बनाएंगे? या उन्होंने कभी वेल्थ खुद की देखी नहीं है, तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या चलाएगा या होम मिनिस्ट्री क्या चलाएगा? इसके लिए इनको उपलब्ध होती है ब्यूरोक्रेसी, यानी चीफ सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं। तो वो जो है आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, जो करियर ऑफिसर्स होते हैं, जिंदगी भर सीखते 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 द बेस्ट टैलेंट, द बेस्ट इंटेलिजेंस, द बेस्ट क्रीम ऑफ आवर सोसाइटी इज इलेक्टेड, इज अपॉइंटेड एज ब्यूरोक्रेट्स। तो बीएलडब्ल्यू हमारे जो स्पेशल वर्कर्स है, वो स्पेशल वर्कर्स की तुलना इनसे करता है कि जो बेस्ट इन इंडस्ट्री है, जिनका बेस्ट जजमेंट है, जिनका बेस्ट एजुकेशन है, जिनका बेस्ट सब कुछ है, और
इनके दिल में ए के प्रति प्यार है, जैसे देश के लिए प्रति प्यार होना ये ब्यूरोक्रेट्स के पास से एक्सपेक्टेड है, वैसे ये ए मेंबर से ए ने इनकी जान बचाई है। और फिर भी ये वेल ट्रेंड है, ये एमबीएस है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ये लॉयर्स है, ये लोग हमारे स्पेशल वर्कर्स करके काम करेंगे। तो हमारा इलेक्शन का जो प्रोसेस है, डेलीगेट्स और ट्रस्टीज, ये ट्रस्टीज शायद कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे या नहीं होंगे, शायद इनको अनुभव ये होगा दुनिया कैसे चलती है, या ऑफिस कैसे चलता है, या हिसाब किताब कैसे चलता है, या फाइलिंग ट्रस्ट के लॉज क्या है, या अकाउंटेंसी के क्या प्रिंसिपल्स है, ये शायद इनको मालूम नहीं होगा। लेकिन इनके दिल में प्यार है। और वो जो एग्जीक्यूटिव्स है उनके उनके पास प्रोफिशिएंसी है, उनके पास एग्जीक्यूटिव्स, उनके पास नॉलेज है, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास ट्रेनिंग है, दे आर प्रोफेशनल्स। सो ये जब भी प्यार और प्रोफेशनलिज्म एक साथ में आकर काम करेगा, तो जो होगा वो इम्प्लीमेंटेशन बाय लॉजिक बट गाइडेड बाय स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, ये होगा। ये उन्होंने विजुअलाइज किया, बर्नार्ड स्मिथ ने और बिल डब्ल्यू ने ये पूरा विजुअलाइज किया। और इसीलिए अगर आप कॉन्सेप्ट्स में देखते हो, तो हर एक कॉन्सेप्ट में पहले में बिल कहता है कि सभी पावर है वो ग्रुप के हाथ में, फिर दूसरे में बोलता है भाई ग्रुप से ये पावर चली गई कॉन्फ्रेंस को, फिर छठे में बोलता है लेकिन कॉन्फ्रेंस खुद क्या करेगी, तो कॉन्फ्रेंस तो साल में एक दफा मिलती है, इसके लिए कॉन्फ्रेंस ने अपने ये अधिकार है वो दे दिया ट्रस्टी मेंबर्स को। फिर बाद में बोलता है ये ट्रस्टी मेंबर्स क्या करेंगे, उनको तो बेस्ट टैलेंट चाहिए हाथ में, ट्रस्टीज तो साल में 3 दफा मिलेंगे, ऑफिस तो रोजाना चलानी है, साल भर चलानी है। तो ट्रस्टीज नीड टू हैव द बेस्ट पॉसिबल टैलेंट, बेस्ट एग्जीक्यूटिव, बेस्ट वर्कर्स ये इनको चाहिए। तो वो रिक्रूट करेंगे, उनको बेस्ट सैलरी देंगे, बेस्ट कॉम्पेंसेशन देंगे, और उनको क्लियर कट जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, इनको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्पोजिशन, स्कोप, ये सभी जो है ये लिखा हुआ होगा। जैसे कोई भी आप मल्टीनेशनल कंपनी में एक आधा सीनियर मैनेजर होता है, ही प्रिसाइजली नोट व्हाट ही सपोज टू डू, उसको क्रिएटिव फ्रीडम भी है टू एक्सपेरिमेंट, एट द सेम टाइम ही इज आंसरेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सेम वे हर एक जो ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय को नए नए तरीके लाने का, नए नए आजमाने का उनको पूरा अधिकार होना चाहिए। लेकिन they will be reporting to the trustees, and the trustees will be reporting to the conference, and conference is answerable to the delegates, and the delegates are answerable to the groups, and that is the reason why groups, जैसे एक सिटीजन होने के नाते मैं बोलता हूं कि भारत का नागरिक होने के नाते भारत की यह पूरी व्यवस्था चलने में मेरा एक मत का सहभाग है। उसी प्रकार से अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट चलने में हर एक सदस्य का एक मत का सहभाग है, जो वो अपने होम ग्रुप में जाकर, बिजनेस मीटिंग में जाकर वहां पर देता है। और इसी का एक्स्ट्रापोलेशन करते 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 वो फाइनली हम लोग 11वें कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने बात की कि हमको क्यों जरूरत है ये सब चीजों का। बिकॉज दोस्तों मैं 2000 साल में गया था, आई थिंक आई वॉज इन 2000, फर्स्ट टाइम जब भी मैं गया था न्यूयॉर्क में, और 2001 में, और सेकंड टाइम गया था 2005 में। वो टाइम पे दोस्तों न्यूयॉर्क का एनुअल कलेक्शंस, जीएसओ न्यूयॉर्क का एनुअल कलेक्शंस वर इन एक्सेस ऑफ $10 मिलियन। अभी आप सोचो, वो टाइम पे वहां पर वो ऑफिस में लगभग 60 लोगों का स्टाफ काम कर रहा था, और एकदम ऐसा बिजी 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 बिजी, भागा दौड़ी ऐसा सब, यानी एकदम टिपिकल मल्टीनेशनल टाइप का काम चल रहा था। और मैं कंफ्यूज, साला मैंने कभी ऐसा पिक्चर देखा नहीं था, ऐसा ए का चित्र हो सकता है मुझे मालूम ही नहीं था, क्योंकि हम तो यही सोच रहे थे कि ट्रस्टी भी होगा तो खुद अपने हाथ से चाय का प्याला उठा के कचरे में डालेगा, खुद जाके संदेशा देगा, हम तो यही पिक्चर देखते जा रहे थे। ये जो इतना सोफिस्टिकेटेड जो पिक्चर है एए के सर्विसेज का, ये हमको देखा ही नहीं था, क्योंकि हमने कभी कॉन्सेप्ट स्टडी ही नहीं किए थे। क्योंकि हम लोगों ने एए का इतिहास, एए के सेवा का ये इतिहास, बनता इतिहास हमने देखा ही नहीं था दोस्तों। एंड देन अभी जब भी देखते हैं कि जनरल सर्विस बोर्ड, हम लोग जब भी थे वहां पर, मैं और लॉरी एफ, हम दोनों वहां पर 2001 में हम लोग वहां पर थे।
और वही दिन उनकी एक बोर्ड मीटिंग थी, और वो बोर्ड मीटिंग में जो ट्रस्टीज आए हुए थे, इतने रिस्पेक्ट के साथ में वो सब वर्कर्स के सब जो हमारे स्टाफ मेंबर्स और ऑफिसर्स और जो मैनेजर्स है उनके साथ में बात कर रहे थे। वो मीटिंग वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द जनरल मैनेजर ऑफ जीएसओ। यानी जीएसओ का जनरल मैनेजर वाज लाइक अ गाइड टू मोस्ट ऑफ द ट्रस्टीज। ये पिक्चर मैंने कभी देखा नहीं था। हमारे यहाँ पर जनरल मैनेजर खाली नाम का टाइटल था, हम लोग तो उसको चपरासी के जैसा यूज कर रहे थे। सो हमको रियलाइज हुआ कि ये पिक्चर ही पूरा अलग है। और फिर हमको रियलाइज हुआ कि जनरल सर्विस बोर्ड के जो राइट्स है दे आर ओनली कस्टोडियल इन नेचर। ये एक्चुअली उनको डायरेक्ट कुछ भी अधिकार नहीं है। तो ईच एफिलिएट कॉरपोरेशन से, यानी वर्क्स पब्लिशिंग कंपनी थी वो टाइम पे, बाद में वो AAWS हो गई, अल्कोहलिक्स एनोनिमस वर्ल्ड सर्विसेज, एंड दूसरा है ग्रेप वाइन। ये दोनों को बोर्ड की एफिलिएट सर्विसेज कहा जाता है, सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड एफिलिएट सर्विसेज। तो ये दोनों के ऊपर एक एक डायरेक्टर होता है। और वो डायरेक्टर्स यानी इनके पगार लाइक $2 लाख, $3 लाख, $4 लाख ऐसे पगार होते हैं। दे आर बिग पीपल, दे आर ह्यूज पीपल, दे आर लिटरेरी एक्सपर्ट्स, दे आर मैनेजमेंट गुरुज। इस टाइप के ये लोग होते हैं जो डायरेक्टर्स करके काम करते हैं, और उनके हाथ में पूरी सिस्टम्स होती है उनके हाथ में। ये जो पिरामिड है ये उल्टा पिरामिड नहीं होता है, ऊपर ग्रुप और नीचे बोर्ड वाला, ये पिरामिड ऐसा नहीं। ये पिरामिड है, सीधा पिरामिड होता है। जनरल मैनेजर एट द टॉप, उसके हाथ के नीचे स्टाफ मेंबर्स, उनके हाथ के नीचे असिस्टेंट्स। तो ये रेगुलर पिरामिड होता है। तो परफेक्ट ब्लेंड हमने देखा कि इफिशियंसी के लिए, रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस के लिए ये स्ट्रेट पिरामिड की आवश्यकता है। लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए, डेमोक्रेटिक थॉट एंड प्रोसेस के लिए अपने को जो इन्वर्टेड पिरामिड है ये बराबर है। तो ग्रुपों में से पावर डाइल्यूट होते 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 आ गई जनरल सर्विस बोर्ड तक, और जनरल सर्विस बोर्ड से पावर फैलते 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 चली गई वो हमारे जीएसओ के एम्प्लॉयज तक, और हमारे सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड एफिलिएट बॉडीज के। तो ये जो पूरे जो अधिकार जो देख रहे हो आप, 11वें कॉन्सेप्ट तक जो आपने जो देखा, ये ट्रांसफर ऑफ पावर है। ग्रुप में से आगे 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 जाते फाइनली ये पावर जो है, जैसे आज हम जानते हैं कि एक आधा एजुकेशन मिनिस्टर पांचवी पास हो सकता है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट फेल नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर बैठा हुआ चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन का जो है, ही विल बी एन IAS ऑफिसर। ये जैसा हमको भरोसा है, उसी प्रकार से हम भरोसा रखते हैं कि जो हमारा जनरल सर्विस ऑफिस में बैठे हुए जो हमारे जो पेड वर्कर्स है, हमारे जो स्पेशल वर्कर्स है, दोज आर द फुल्ली नॉलेजेबल, फुल्ली लिटरेट एंड फुल्ली इफिशिएंट, ऐसी हमारी मैनेजमेंट है। लेकिन अब सोचो कैसा ये मजाक होगा कि अगर ये मैनेजर लोग के हाथ में पूरा पावर चला गया, और ये क्लास ए ट्रस्टीज जो दुनियादारी पैसा ये वो इनके हाथ में पैसा चला गया, और हमारे क्लास बी ट्रस्टीज अगर इन दोनों के बहकावे में आके अगर बहक गए, तो ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, और हमको झक मरा के एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी पावर का कंसंट्रेशन तो उनके हाथ में। जैसे एक दफा मैंने एजुकेशन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के बाद में, उधर जाने के बाद में उसी ने मेरा टैक्स बढ़ा दिया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पावर तो मैंने दे दी उनको, मैंने इलेक्शन करके दे दिया, तभी मेरी पावर ट्रांसफर हो गई। अब वो जो भी करेगा वो मुझे बर्दाश्त करना होगा। तो क्या चेक्स एंड बैलेंसेस है? बिल डब्ल्यू टॉक्स हमारे पास में दो मेथोडोलॉजी थी। एक मेथोडोलॉजी थी, एक ऑटोक्रेटिक, एक पावर ड्रिवन सिस्टम, यानी एक बॉस बोलेगा वैसा होगा। और दूसरा थी मैनेजमेंट बाय चेक्स एंड बैलेंसेस, अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो हम लोगों ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस चुनी। हम लोगों ने ये चेक्स एंड बैलेंसेस वाली ये चुनी कि हर जगह पे, हर टप्पे पे आपको कुछ स्पिरिचुअल कंडीशनिंग का, कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बगैर हम लोग हमारी रिजर्व, हमारी हमारी जो तुमको दी हुई जो ट्रांसफर है वो हम लोग वापस खींच लेंगे। तो वो ट्रांसफर हम क्या खींच सकते हैं? हम पैसा खींच सकते हैं, क्योंकि हम बाहर से पैसा लेने नहीं देंगे। और अगर हम भी तुमको पैसा नहीं देंगे तो तुमको पैसे, तुम चलोगे कैसे? तो फाइनल पर्स जो है, पैसे का जो डोनेशंस है या हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो तो हमारे हाथ में है। जैसे
हमको अगर कुछ मंजूर नहीं है, हमको अगर पसंद नहीं है, तो हम लोग इमीडिएटली हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन भेजना बंद करेंगे, आपका लिटरेचर लेना बंद करेंगे, हमारे प्रोटेस्ट हम आपको आप तक पहुंचा देंगे, और आपको हमारा सुनना ही होगा। तो हर जगह पर इस प्रकार के चेक्स एंड बैलेंसेस किए हुए हैं। और ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सेंटर जो है, जो मैंने कहा कि हमने आपको सेवा करने के अधिकार दिए हैं, हमने आपको ऑर्गेनाइज करने के अधिकार दिए, हमने आपको एम्प्लॉय करने के अधिकार दिए, हमने आपको बैंक अकाउंट्स खोलने के अधिकार दिए, हमने आपको चाहे वो 1 लाख ट्रस्टीज को अपॉइंट करने के अधिकार दिए, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस है। और वो कंडीशंस में अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया, तो हम आपको पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम एक ट्रस्टी को नहीं, पूरे ट्रस्ट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये जो है, ये जो नस है, ये जो पल्स है दोस्तों, ये है हमारा कॉन्सेप्ट 12 एंड द जनरल वारंटीज ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। ओके, तो चलो अभी देखते हैं कि ये जनरल वारंटीज ऑफ द कॉन्फ्रेंस, in all its general warranties of the conference, in all its proceedings, the General Service Conference shall observe the spirit of the AA tradition। यानी जो भी होगा जनरल कॉन्फ्रेंस के दरमियान या उनके निर्णयों में, दे विल ऑब्जर्व द स्पिरिट ऑफ ए ट्रेडिशन। ए में जो परंपरागत चलते आया है, इसकी आप हमेशा इज्जत करोगे। टेकिंग ग्रेट केयर दैट द कॉन्फ्रेंस नेवर बिकम्स द सीट ऑफ पेरिलस वेल्थ और पावर। यानी कॉन्फ्रेंस के पास कभी भी बहुत ज्यादा पैसा या पावर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। कॉरपोरेट पॉवर्टी का प्रिंसिपल जो है वो यहां पर आता है। यानी कि हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके ही रजिस्टर करेंगे। यानी हमारे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा पैसा हम लोग दोबारा शराबियों के ऊपर ही खर्चा करेंगे। हम लोग उसके एसेट्स नहीं बनाएंगे, हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बनाएंगे, उसके बैंक बैलेंसेस नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हमारा कितना कैसा फाइनेंशियल प्रिंसिपल होना चाहिए? तो सफिशियंट ऑपरेटिंग फंड्स एंड एन एम्पल रिजर्व। ऑपरेटिंग फंड्स यानी क्या? कि समझो आज अगर आप जीएसओ इंडिया का बात करोगे, तो लगभग 20 लाख रुपया सालाना अपना सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों का खर्चा आता है। तो ऑपरेटिंग यानी ये चीज को जिंदा रखने के लिए 20 लाख रुपया सालाना हमको चाहिए। ओके, तो उतना तो हमारे पास में स्पेयर होना चाहिए, प्लस एम्पल रिजर्व। एम्पल रिजर्व यानी क्या? कि समझो बीच में कोरोना आ गया, बीच में कुछ हो गया, बंद हो गया, कंट्रीब्यूशन नहीं आए किसी, तो इमीडिएटली लोगों को अभी पगार बांटने को पैसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहां पर भारत में हम लोग 11 महीने का रिजर्व ये कर दे। यानी समझो 12 पकड़ते हो तो 20 लाख रुपए का खर्चा प्लस 20 लाख रुपए का रिजर्व अगर है, तो 40 लाख रुपए जितना पैसा है, इतना ही हम लोग पैसा हमारे पास रख सकते हैं। बचा हुआ जो भी पैसा आएगा, वो पैसा पूरी तरह से हमको अल्कोहलिक्स के वेलफेयर या अल्कोहलिक्स का संदेश वहन करने के लिए ही खर्च करना होगा। That none of the conference members shall ever be placed in a position of unqualified authority over any of the others। यानी ये भाई साहब चेयरमैन है तो झक मार के उनका सुनना पड़ेगा, ये भाई पीआई चेयरमैन है तो वो मुझे निकाल दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ अलग अलग रोल करते हैं, ईच रोल इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हर एक व्यक्ति का उतना ही महत्व है। सिर्फ समय और मेरे कैलिबर के हिसाब से मुझे एक रोल दिया है, आपको कोई और रोल दिया होगा। लेकिन आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि जीएसओ ने डायरेक्टिव दे दिया और अभी इंटर ग्रुप्स को झक मारा के वो सुनना है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि बाबा जीएसओ का ट्रस्टी ने मुझे भेजा है, अभी मुझे मानना पड़ेगा, मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे चॉइस ही नहीं है। बीच में मैंने सुना था कि दिल्ली के हमारे किसी एक ट्रस्टी ने गुजरात के इंटर ग्रुप को एक लेटर भेज दिया कि आप कोई भी रिहैब सेंटर के किसी भी व्यक्ति को आप इलेक्शन में खड़ा होने को नहीं दे सकते। सो ऐसा कोई भी चीज नहीं है। दिस इज लाइक एन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये सब चीजें गवर्नमेंट में हो सकती है, बट हम लोग ऐसा गवर्नमेंट का गवर्नेंस का एक्शन नहीं करते हैं। अल्कोहलिक्स ये वारंटी में वो आता है
कि एक तो कोई भी एक आदमी दूसरे आदमी को जबरदस्ती कुछ करवा नहीं सकता है, और तीसरा आगे आएगा उसके बाद में, unqualified authority over any of the others, that all important decisions be reached by discussion, vote, and whenever possible by substantial unanimity. जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है, ये बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद में और वोटिंग करने के बाद में, यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही होना चाहिए, एंड वेन एवर पॉसिबल बाय सब्सटैंशियल यूनैनिमिटी। तो ये जो तत्व है सब्सटैंशियल यूनैनिमिटी, ये समझना हमको जरूरी है। क्या है यूनैनिमिटी, यानी क्या? तो बीडब्ल्यू कहते हैं कि अगर एखादा निर्णय लेना होगा, समझो आपके ग्रुप में ये चल रहा है कि कॉन्सेप्ट वर्कशॉप करना है या नहीं करना है। अभी 20 मेंबर है आपके ग्रुप में, 11 जने बोलते हैं कि करने का, 9 जन बोलते हैं नहीं करने का। तो तुम लोग बोले यार सिंपल मेजोरिटी करना है का, 11 जने बोला हाँ, तो बिल डब्ल्यू ऐसा नहीं है। ऐसा करोगे तो 11 जन खुश तो हो जाएंगे, लेकिन 9 जन नाराज हो जाएंगे, और वो नाराज हो जाएंगे तो हमारी यूनिटी को धोखा है, और सबसे महत्वपूर्ण हमारी है यूनिटी। तो फिर क्या करेंगे? तो हम लोग इसको डिस्कस करते रहेंगे। कब तक? जब तक कम से कम 2/3 मेजोरिटी नहीं आएगी, यानी 20 में से कम 15 लोग तो भी ये निर्णय नहीं लेते हैं, तब तक ये निर्णय ये लेना नहीं चाहिए। क्योंकि ये 15 को निर्णय लाने के लिए बहुत सारा डिस्कशन करना पड़ेगा, सबके व्यू पॉइंट सुनने पड़ेंगे, सबको कुछ ना कुछ लिटरेचर रिफर करना पड़ेगा। कोई जन जाके जीएसओ में अमेरिका में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, इसकी सब इंफॉर्मेशन निकालेगा, और फिर इन्फॉर्म्ड ग्रुप कॉन्सेंस होगा। तो जब भी चर्चा होगी, और ये जो हम बोलेंगे भाई सब्सटैंशियल यूनानिमिटी। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये कोई 12 स्टेप्स या 12 ट्रेडिशंस या ये वारंटीज जो है, ये वारंटीज में से अगर एक वर्ड भी बदलना होगा, तो आप बदल सकते हो क्या? तो हाँ, बदल सकते हैं, लेकिन कैसे? बाय 3/4 मेजोरिटी ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड ग्रुप्स वर्ल्ड वाइड। यानी दुनिया भर में अगर 2 लाख समूह है, तो उनके 3/4 मेंबर्स ग्रुप्स में से जब भी हाँ हाँ आएगी, तभी आप इनमें से बदल सकते हो, नहीं तो इनमें से एक वर्ड आप नहीं बदल सकते हो। तो उनमें से ये वारंटीज उतनी महत्वपूर्ण है, ये जितने हमारे स्टेप्स महत्वपूर्ण है, जितने हमारे ट्रेडिशन महत्वपूर्ण है, उतने ही ये वारंटीज जो है ये हमारी महत्वपूर्ण है। सो discussion, vote, and whenever possible by substantial unanimity, that no conference action ever be personally punitive। यानी किसी भी एक व्यक्ति को पनिश करने के लिए, या उसको निकाल देने के लिए, या उसको ऑन बिहाफ ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस हम लोग पनिश नहीं कर सकते। अभी बीच में ही वो जो हाल ही में एक निर्णय चल रहा था कि जो भी लोग रिहैब सेंटर्स में काम करते हैं, हम उनको एए में आने नहीं देंगे, एए सर्विस में नहीं आने देंगे। तो वो तो स्पेशल वर्कर है, वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए वहां पर काम करता है। तो उसको ये क्या पनिशमेंट है क्या? वो रिहैब में काम करता है इसके लिए क्या हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं उसको कि भाई तू रिहैब में काम मत कर? ये तो बिल ने पहले ही बताया हुआ है कि भाई अगर आप चाहते हो कि समाज में ए के प्रति ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, तो हर वो जगह जहां पर शराबियों का संबंध आता है, रिकवरी में संबंध आता है, अल्कोहलिज्म यानी फील्ड ऑफ अल्कोहलिज्म जो आता है, वहां पर हमारे सदस्यों ने होना चाहिए। तो एक तरफ आप बोलते हो कि हमने रिहाब में होना चाहिए, हमने हॉस्पिटल में होना चाहिए, हमने गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकिंग में होना चाहिए, हमने जहां जहां पर नर्सिंग में होना चाहिए, हर जगह पे हमने होना चाहिए, ऐसा एक तरफ आप बोल रहे हो। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो लेकिन आप अगर वहां हो तो हम आपको एक ही सेवा में नहीं लेंगे। क्यों? हम किस चीज से डर रहे हैं? तो ये जो है यहां पर वो एक हमको मुद्दा दिखता है, जो पर्सनली प्यूनिटिव, यानी तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, इस बेसिस पे अगर हम तुमको सेवा में आने नहीं देंगे, तो दिस विल बी एन एक्शन ऑफ पर्सनली बीइंग प्यूनिटिव, वायलेशन ऑफ वारंटीज, और प्यूनिटिव, और एन इंसाइटमेंट टू पब्लिक कंट्रोवर्सी। यानी कोई भी ऐसा मुद्दा कि जो पब्लिक कंट्रोवर्सी हो जाए, ऐसा हम लोग कोई भी मुद्दे को नहीं उठाएंगे। कल समझो अगर रिहैब्स ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दे दिया, सभी रिहैब ने, आज वैसे भी ऑलमोस्ट 60% हमारे भारत के देश में आने वाले जो सदस्य है,
वो किसी ना किसी रिहैब सेंटर ने एएमए भेजे हुए सदस्य आते हैं। अभी समझ लो कि कल अगर ये रिहैब सेंटर्स की एसोसिएशन, दे आर प्रोफेशनल्स, उन्होंने साथ में आ गए सब लोगों ने, और उन्होंने वर्तमान पत्र में ये दिया कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस इज नाउ अगेंस्ट रिहैब्स, ऐसा अगर कुछ आर्टिकल छप के आ गया, फिर क्या होगा? ये कंट्रोवर्सी नहीं होगी? हम अननेसेसरीली अननेसेसरीली अलग अलग लोगों को दुखा नहीं रहे? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्यों कर रहे हैं? और जो हमको मदद कर रहा है, जो हमको गाइड कर रहा है, अगर दो चार लोग गलत है, इसके लिए आप पूरी कौम को सजा नहीं दे सकते हो। अगर दो चार लोग गलत है तो उनको इलेक्ट मत करो, उनको प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन से बाहर जाने दो, वापस मत इलेक्ट करो, वो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन किसी रैंडम जनरलाइज्ड डिसीजन लेना, ये इंसाइटमेंट टू पब्लिक कंट्रोवर्सी भी हो सकता है, और ये पर्सनली प्यूनिटिव भी हो सकता है। और फिर आखिरी, दैट दो द कॉन्फ्रेंस में एक्ट फॉर द सर्विस ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस, यानी आप कॉन्फ्रेंस हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सेवा के लिए जरूर काम सकते हो, बट इट शैल नेवर परफॉर्म एनी एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी आप हमको बताओ मत हमने क्या करने का। आप हमको ये नहीं बता सकते कि मेरे ग्रुप में मीटिंग चलेगी या नहीं, मेरे ग्रुप का सेक्रेटरी कौन बनेगा, मेरा इंटर ग्रुप का सेक्रेटरी कौन बनेगा, या मेरे इंटर ग्रुप की कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, या ग्रुप की कितनी मीटिंग। आपको कोई अधिकार नहीं है, आप मेरा गवर्नमेंट नहीं हो। आपको हमने उल्टे अधिकार दिए कि आप सेवा कर सको, उल्टे आप हमके ऊपर ही चढ़ चढ़ के मत बैठो। ये सो एनी एक्ट ऑफ गवर्नेंस, यानी कोई भी डायरेक्टिव अगर आ रहा है, तो ये वायलेशन ऑफ वारंटीज है दोस्तों। यानी जैसे हमारे ट्रेडिशन, हमारे ट्रस्टीज हमारे ट्रेडिशंस का वाट लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, वैसे ही यहां पर है। ये जो वारंटीज है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, और दीज आर द स्पिरिचुअल कंडीशंस ऑन विच हम लोगों ने इनको सेवा करने का मौका दिया है। और यही कंडीशंस को अगर ये ब्रीच करेंगे, तो ये हम एज अ फेलोशिप हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। सो इट्स इट विल नेवर परफॉर्म एनी एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड दैट लाइक द सोसाइटी ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस विच इट सर्व, द कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ विल ऑलवेज रिमेन डेमोक्रेटिक एंड थॉट इन एक्शन। यानी जिस प्रकार से पूरी हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की कौम, हमारा हर समूह, हर निर्णय ये डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, हमारी इलेक्शंस डेमोक्रेटिक थर्ड लीगेसी प्रोसीजर से होती है, हमारा डिसीजन मेकिंग ग्रुप कॉन्शियस प्रोसीजर से होता है, हर जो कृति है ये डेमोक्रेटिक पद्धति से होती है, जहां हम लोग कॉन्फ्लिक्ट और फ्रिक्शन अवॉइड करते हैं। इसी तरीके से आपको काम करना है, ना कि चार लोग इकट्ठा आ गए और सबको बाकी घुमा रहे, सबको बहका रहे, बाकी लोगों को आवाज नहीं है या बाकी लोग बोल नहीं पा रहे, इसके लिए अगर चार लोग सबका गला घोट रहे, तो ये तरीका नहीं है। यही चीज से बचाने के लिए ये वारंटीज लिखी गई थी दोस्तों, क्योंकि इन्हीं चीजों का डर था उन दिनों में, जब भी पूरा जो अधिकार दिए जा रहे थे 1955 में, जब ये अधिकार दिए गए, और 1955 से लेके 1960-61 तक ये जो दिए हुए अधिकारों का उल्लंघन होने लगा था, वो टाइम पे ये कॉन्सेप्ट 12, ये जो वारंटीज है, ये ओरिजिनल कॉन्फ्रेंस चार्टर से लेकर है, यानी 1954 से लेकर ये हमारे पास में है। भले उनको 1962 में बिल डब्ल्यू ने कॉन्सेप्ट के तौर पर लिया, लेकिन ये हमारे बीच में पहले से है। तो चलो दोस्तों, मैं यहां पर ये स्क्रीन शेयर इसको रोक देता हूं, और थोड़ा सा एक एडेड इंफॉर्मेशन जो आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे, ऐसी मुझे लगता है। सो लेट अस सी, लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर यू। कितना बज गया? तीन, सवा तीन बज गया, नॉट बैड। ओके। ओके, सो आपको स्क्रीन दिख रही है। तो हम लोग आ गए थे 1955 तक। सो 1954 में अल्कोहलिक फाउंडेशन का जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस हो गया, और फिर 1955 में द ए ग्रुप्स कंफर्म द परमानेंट चार्टर फॉर द जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। जो कॉन्फ्रेंस का मैं जिक्र कर रहा हूं वो, दे देयर बाय डेलीगेटेड टू द कॉन्फ्रेंस द कंप्लीट
authority for the active maintenance of our world services and thereby made the conference accepting for any change in the 12 traditions or in article 12 of the conference charter. यानी जो मैं बता रहा था कि दो चीजें आप नहीं कर सकते हैं, हमारे ट्रेडिशंस में एक वर्ड नहीं बदल कर सकते, और ये जो आर्टिकल 12 यानी द 12th कॉन्सेप्ट और द वारंटीज, इसका एक वर्ड आप बदल नहीं सकते हो। इस कंडीशन पे हम लोगों ने 1955 में उनको सेवा का अधिकार दिया। फिर ये वारंटीज को हमने डिस्कस कर लिया, उसके आगे चलते हैं। बर्नर्ड स्मिथ ड्राफ्टेड द कॉन्फ्रेंस चार्टर्ड द बायलॉज फॉर द जनरल सर्विस, दिस थिंग, और इसको मैं मिनिमाइज करता हूं थोड़ा। ओके, जनरल सर्विस बोर्ड इन 1954 एंड हेल्प बिल विद द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स का जो बीज था वो बिल और बर्न, बर्न स्मिथ करके उनको बोलते थे, बर्नार्ड स्मिथ का शॉर्ट बर्न बोलते थे, बर्न स्मिथ, ये दोनों ने मिलके ये कॉन्सेप्ट को जरूरी समझा, क्योंकि फेलोशिप अगर ये समझेंगी नहीं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है तो शायद ये बहक सकता है। इसके लिए इनको रिड्यूस्ड इन राइटिंग यानी लिखा गया। डॉक्टर बॉब अगर 1948 में कैंसर की बीमारी से नहीं ग्रस्त होते थे तो शायद हमारी कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, लेकिन जब भी बॉब को दिखाई दे रहा था कि मेरा अंत आ गया, मुझे इसको अभी अधिकार देने होंगे, तभी उन्होंने अधिकार दिए। इन हिज लास्ट विजिट टू डॉक्टर बॉब इन अक्टूबर 1950, डॉक्टर बॉब गिव्स हिज अप्रूवल टू मूव फॉरवर्ड विद द कॉन्फ्रेंस। मीनवाइल, in the Alcoholic Foundation, Bernard Smith is put in charge of a subcommittee to decide whether to have a conference, and they finally approve it moving forward. तो 1950 में ही सब कम्युनिटी ने निर्णय किया कि जो बिल बोल रहा है उसमें कुछ दम है, इनको परवानगी देते हैं, और आगे बढ़ने का डिसाइड हुआ। वेस्टिंग नो टाइम, बिल प्रिपेयर्स अ पैम्पलेट। वो टाइम पे बिल डब्ल्यू ने 1950 में अपना पहला ये पैम्पलेट लिखा था, योर थर्ड लेगेसी, विल यू एक्सेप्ट इट। और हर ग्रुप को नवंबर 1950 में उन्होंने ये मेल किया था कि ये क्यों जरूरी है ये बताने के लिए। आज ये पैम्पलेट हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आप जीएसओ न्यूयॉर्क के आर्काइव्स में ढूंढोगे तो ये पैम्पलेट आपको मिलेगा, जो भी इस विषय में इंटरेस्ट लेने वाले हैं उनके लिए। So, the conference experience of the 50s would lead Bill W. to codify those experiences in the 12 concepts towards the end of the decade. तो ये 50, 1955 टू 1960, जैसे मैंने बोला, ये अनुभवों के ऊपर उसने 1960s में लिखना चालू कर दिया और 62 में ये पब्लिश हुए। मेनी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द कंसेप्ट्स वर बिल्ट डायरेक्टली इनटू द चार्टर, यानी आपने देखा कि चार्टर में से ही डायरेक्टली यहां पर लिए गए हैं। कॉन्सेप्ट 2 ये डायरेक्टली लिया हुआ है फ्रॉम अलग अलग टुकड़ों में से, चार्टर में से लिया गया है। कॉन्सेप्ट 3 कैन बी सीन इन पैराग्राफ 3, डेलीगेट शुड बी फ्री टू वोट, जैसे मैंने हाईलाइट करके आपको जो दिखाया था वो वहां से लिया गया है। कॉन्सेप्ट 6 एंड 8 कैन बी सीन इन पैराग्राफ 10 ओरिजिनल चार्टर के। द जनरल सर्विस बोर्ड इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल पॉलिसी इंटीग्रिटी, वो भी मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाया था। कॉन्सेप्ट 12 द 6 वारंटीज वॉज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम पैराग्राफ 12। Bill's talk in the 1956 conference, which can be found in the book of his conference speeches, Our Great Responsibility, was titled Petition, Appeal, Participation and Decision, Four Principles of AA Service. ये उन्होंने टॉक है, अगर आपको अगर आपका हाथ इस किताब के ऊपर लग गया, उनके कॉन्फ्रेंस स्पीचेस के ऊपर, आवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आर्टिकल दिया हुआ है उन्होंने, उसमें वो ये चार कंसेप्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड बाद में जाके वो अपने को दिखते हैं कि राइट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड राइट ऑफ डिसीजन, उसी में हम लोग को अपील एंड पिटिशन का जो दिया हुआ है वो हमको उसमें देखने को मिलता है, कॉन्सेप्ट में वहां से आया हुआ है। This talk formed the basis for Bill's essays on Concept 3, Right of Decision, Concept 4, Right of Participation, and Concept 5, Right of Petition and Appeal. An article in the Grey Point from December 1959 titled Leadership Ever a Vital Need, ये एक्चुअली दिसंबर 59 में आया था, बिल डब्ल्यू ने लिखा था, that formed the basis for Concept 11 on Leadership in AA, a must read.
तो ये पीरियड में ये सब लिटरेचर बना, और ये लिटरेचर में से ये सब कॉन्सेप्ट्स के जो बीज है वो वहां से BW ने उठाया। लेकिन जब ये लिखने को बैठा तो BW बिगिंस राइटिंग द कॉन्सेप्ट्स इन 1958, 1958 में ही उन्होंने लिखने को लिया था। इन इन लेटर्स इन द GSO आर्काइव्स टू फादर डाउलिंग, हिज स्पिरिचुअल एडवाइजर, दिसंबर 58 में फादर डाउलिंग जो उनके स्पिरिचुअल एडवाइजर थे, स्पिरिचुअल स्पॉन्सर कहते हैं लोग उनको, वो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने ये लिखना शुरू किया है कि अनुभव जो है AA का सेवा, थर्ड लीगेसी ऑफ सर्विस का जो अनुभव है, इसको उन्होंने लिखना शुरू किया है। वो उनके साथ में बात करना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे, लेकिन सैडली फादर एड डावलिंग पासिस अवे ऑन March 30, 1960, और कभी भी वो बिल को मिल नहीं पाए ये कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करने के लिए। इट इज इन हिज ओपनिंग टॉक एट द 10th जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस ऑन April 24, 1960 that Bill first mentions the 12 concepts. This talk is documented in the book Our Great Responsibility on page 101 and is titled AA in an Era of Change. तो ये पीरियड बिल को दिख रहा था कि ये AA की दुनिया बदलने जा रही है। AA के अधिकार, AA का डिसीजन मेकिंग, AA के ऑफिसेस, हर चीज यहां बदलने जा रहा है। और ये बहुत खूबसूरत आर्टिकल उन्होंने लिखा हुआ है। अगर आप ग्रिप आप आर्काइव्स का आपके पास मेंबरशिप है तो आप ये आर्टिकल जरूर पढ़ सकते हो। उनका टॉक also emphasizes the importance of communication. वो कहते हैं, when you think about it, AA is a unique means of communication. Our lives depended on communication. Our unity depends on communication. Our functioning depends on communication. हर चीज जो है हमारा हमारा हमारी जिंदगी, हमारा हमारा एकता और हमारा कार्य क्षमता, ये सभी चीज है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर है। झगड़ों के ऊपर नहीं, वाद विवाद के ऊपर नहीं, पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं, बट हेल्दी कम्युनिकेशन, 1:1। सामने सामने अगर कुछ गलत जा रहा है तो सामने सामने बैठ के उसको निपटा डालो। ये हेल्दी कम्युनिकेशन के ऊपर हमारा अस्तित्व है। 25 से 29 अप्रैल 1962 12 कॉन्सेप्ट्स वर अप्रूव्ड बाय द जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि दे वर रिटन इन 1962, दे वर एक्चुअली अप्रूव्ड इन 1962। they were starting they were Bill started writing them way back in 1958. It would take another 9 years, and in 1971, the year of Bill's passing, that the short form of the concepts was adopted. पहले जो आए थे वो सिर्फ लॉन्ग फॉर्म में ही कॉन्सेप्ट्स आए हुए थे, और लॉन्ग फॉर्म में ही हम लोग रिफर कर रहे थे। और आप देखते होंगे कि कॉन्सेप्ट्स की भाषा ये स्टेप्स और ट्रेडिशन की भाषा से अलग है, हटके है। उसका मेन कारण ये है कि कॉन्सेप्ट्स के लिखने में बहुत ज्यादा श्रेय बर्न स्मिथ को जाता है। तो BW की जो भाषा है वो भाषा आपको कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स, जो वर्किंग रिलेशनशिप जो डिफाइन करने वाले कॉन्सेप्ट्स है, वहां पर बिल की भाषा आपको दिखाई नहीं देती है। जैसे ओरिजिनल कॉन्फ्रेंस चार्टर, ये पूरी लीगल भाषा है, ये बर्न स्मिथ की भाषा है, ये BW की भाषा नहीं है। तो ये रही दोस्तों 3:27 हो रहे हैं, और मैंने अपने तरीके से आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट्स की जरूरत क्यों थी, वो कैसे पढ़ते गई, BW का स्ट्रगल कैसे हुआ, फाइनली उनको यश कैसे मिला, और फिर हमारे कॉन्फ्रेंसेस कैसे होने लगी। कॉन्फ्रेंस बनने से सब प्रॉब्लम हल नहीं हुए, हमारे स्पेशल वर्कर्स को फिर भी तकलीफें हो रही थी, और BW को दिखाई दे रहा था कि फाइनली ये जो ब्यूरोक्रेसी है, फाइनली ये जो पेड एम्प्लॉयज है, जो स्पेशल वर्कर्स है, इन्हीं के हाथ में सेवा चिरंतन चलने वाली है। उनका रिटायरमेंट होता है, उनका रोटेशन होता है, लेकिन ओनली इनसाइड डिपार्टमेंट। यानी आज आप अगर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के ऊपर काम कर रहे हो तो अगले साल में आप कोऑपरेशन विद प्रोफेशनल्स के साथ में काम करोगे, उसके बाद में जेल्स कमेटी पे काम करोगे, तो अंदर के अंदर ही रोटेशन उनका होता है। लेकिन वो रोटेट नहीं होते, वो रिटायर होते हैं। हम जैसे रोटेट होते हैं, मैं 2005 में ट्रस्टी करके रोटेट हो गया, उसके बाद में मैं ट्रस्टी नहीं बन सकता, या मैं दूसरी कोई पोजीशंस लेते नहीं बैठ सकता हूं। सो रोटेटेड है, लेकिन दीज पीपल दे रिटायर। ये प्राइमरी डिफरेंस है दोस्तों। मेरे को आप लोगों ने इतना सारा समय दिया और शांतता के साथ में मुझे सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद दो मित्रों। और मैं देख रहा हूं कि हमारी संख्या बढ़ चुकी है, अभी हम लोग लगभग
33 लोग फिर भी जुड़े हुए हैं, इतना 1.5 घंटे का नॉन स्टॉप हिस्ट्री और फैक्चुअल रेफरेंसेस देते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। अगर कोई कोई सवाल होंगे या किसी को कुछ बोलना होगा, मेरे से अगर कुछ छूट गया होगा, किसी को कोई शेयर करना होगा, जरूर मैं आपको सबको विनती करूंगा और यहीं पर अपने आप को विराम दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया पूछन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका 12 कॉन्सेप्ट्स पे शेयरिंग करने के लिए। क्या सर आप चेकलिस्ट के क्वेश्चन लेंगे कुछ, अगर आप पे समय है तो? नेक्स्ट टाइम करेंगे क्या, अगर आप ठीक समझते हो, क्योंकि ऑलरेडी ओके सर। 3:30 बज चुके हैं। मैं एक्चुअली ऑफिस में हूँ। एक आध दो ओके सर। सवाल लेने होंगे तो ले सकते हैं, या तो अगर आप चाहे तो चेकलिस्ट, पूरी चेकलिस्ट जो है वो नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं हम लोग, यस सर, नो प्रॉब्लम। इफ इट इज ओके। ओके विथ ऑल ऑफ यू। ओके सर। किसी ग्रुप में किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? एक एक क्वेश्चन था ये। हेलो। हाँ जी हेलो राहुल जी पूछिए। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। शराबी आज किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया, अच्छा लगता है। अभी जो मामला चल रहा है कि भाई गबन कर रहे हैं डीएसओ से, इंटर ग्रुप को इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ऐसा ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे का कारण अब मुझे एक समझ में आया है कि स्पॉन्सरशिप के लिए कुछ लोग नहीं मिल रहे, और वो जो है कुछ ओल्ड टाइमर्स क्या है कि वो पूरा फेलोशिप का माइंड घुमा रहे हैं। यानी एक संगठन जमा हो रहा है, धीरे 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 अल्कोहलिक एनोनिमस संगठन की ओर जा रहा है। जैसा एक भाजपा का नेता होता है और वो सबको बोलता है कि भाई ऐसा ही होगा, तो ऐसा अल्कोहलिक एनोनिमस हो रहा है। तो अपनी एक ट्रेडिशन का वायलेंस हो रहा है इसमें। और इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो तो अच्छी तरीके से ईमानदारी से वो ये का काम भी कर रहे हैं, स्टेप वर्क भी करवा रहे हैं, लेकिन वो संगठित हो रहे हैं। तो इसके लिए ये सब मामला जो यहाँ से आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई संगठन हो रहा है, अल्कोहलिक एनोनिमस एक संगठन बन रहा है, सर्विस की तरफ कोई जा नहीं रहा है। उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा पॉइंट ये है कि हमारा इतिहास, अभी ये जो मैंने आपको आज इतना सारा शेयर किया, क्या ये स्टोरी, ये इंफॉर्मेशन, ये हिस्ट्री हमारे आम मेंबरों तक पहुंच चुकी है? अगर हम ये इंफॉर्मेशन आगे दे नहीं पाए तो ये हमारा फेल्योर है, इजंट इट? अगर कोई लोग गलत निर्णय ले रहे हैं तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के अभाव में ले रहे हैं, या किसी डर के वजह से ले रहे हैं, या किसी चिंता की वजह से ले लिए। बीएलडब्ल्यू ने कहा है कि ये ईश्वरी हमारे पीछे हमारा ये है, हमको कोई छोटी मोटी चीजों से डरने की बात नहीं है। आने छोटे मोटे संकट आएंगे, चले जाएंगे, हम अखंड रहेंगे अगर हम शांत रहेंगे। लेकिन अगर हम कॉन्फ्लिक्ट में उतर आएंगे, हम अम, अ, अभी एक हाल ही में एक एग्जांपल बताता हूं। एक प्रोफेशनल्स का ग्रुप है। ये ग्रुप में लगभग 300-350 लोग हैं जो किसी ना किसी प्रकार के ट्रीटमेंट फैसिलिटी से जुड़े हुए हैं। उनके वर्कशॉप्स होते रहते हैं, उनका यानी पेड होता है सब, उनका ट्रेनिंग बेनिंग का है इसमें। तो किसी ना किसी ने मुझे उस ग्रुप में ऐड कर दिया। तो मेरे को ऐड करने के बाद में मैंने उनको पूछा कि मैं इस ग्रुप में क्या कर रहा हूं। यानी मैं प्रोफेशनल तो हूं नहीं, मैं तो एक आम ए मेंबर हूं। तो वहां के जो सीनियर मेंबर थे, उन्होंने इतना सुंदर तरीके से बताया कि हम यहां पर जो है वो पूरी तरह से फोकस्ड ऑन रिकवरी ही है। बाहर के दुनिया में ये समझ होता है कि हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हम लोग पैसा तभी कमा सकेंगे अगर हम लोग रिजल्ट दे सकेंगे। अगर हमारे यहां से बाहर जाने वाला आदमी अगर सोबर ही नहीं रहा या ठीक हुआ ही नहीं, तो हमारे पास में आएगा कौन? और हम चाहते हैं कि ए मेंबर्स भी इस बात को जाने, समझे और पहचाने। और जो हमेशा हमारे प्रति जो एक निगेटिविटी की फीलिंग होती है, अरे ये तो साला धंधा करता है, ये तो साला पैसा। हमारा धंधा अलग है और आपका धंधा अलग है। एंड आई अग्री, आई कंप्लीटली एग्री कि रिहैब सेंटर्स का धंधा अलग है। हम किसी के भी कंपटीशन में नहीं है दोस्तों।
और हमारा जो एक गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉर ए मेंबर्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ अल्कोहलिज्म, वो इतनी खूबसूरती से ये दोनों का सेपरेशन करते हैं कि जब भी हमारा कोई मेंबर, उसके अनुभव से उसको कुछ खास इंफॉर्मेशन मिल गई, ज्ञान मिल गया, और वो ज्ञान लेके रिहैब सेंटर में जाता है और किसी का फायदा करता है, तो अच्छी बात है ना यार। अभी तक तो जिंदगी भर हम लोगों से मांगते ही रहे। अगर आज हमारे पास में गलती से कुछ देने जैसा मिल गया है, तो यार उसमें कमजोरी क्यों, उसमें कटुता क्यों? अवश्य जाके दे दो। और अगर उनमें से किसी को एक करियर करके ये राह मिलता है तो करने दो, लेकिन एज लॉन्ग एज जब भी वो ए में आता है तो ए मेंबर बन के रहे। और जब भी वो रिहैब में है या कोई ट्रीटमेंट फैसिलिटी में है या ए काउंसिलर है, तो जब भी वो अपना प्रोफेशन कर रहा है वो 100% वो प्रोफेशनल बने। और जब भी ए में आता है तभी वो 100% ए में रहे। तो ये हमारे पूर्वजों ने हमको बताया हुआ है। सो ये लोगों का जो संगठन है, ट्रीटमेंट सेंटर्स का जो संगठन है, उसको हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमको उससे कोई संबंध नहीं। हम अपनी आप को शराब से दूर रखें, और हमारे पास जो नए सदस्य आ रहे हैं उनको हमारा 12 पहियों का कार्यक्रम देकर हमारी ट्रेडिशंस की पहचान करा कर, और हमारे इतिहास का, हमारे ये कॉन्सेप्ट्स का उसको नॉलेज देकर उसको हमारे जैसा बनाने का प्रयास करते रहे। यही हमारे हाथ में है। बाकी किसी के साथ में पंगा लेना, लफड़ा लेना, झगड़े करने, बैन करना, ये सब हमारा काम है नहीं। ठीक है राहुल बहुत भाई? बढ़िया। हाँ, ओके सर, ओके। क्वारम टेक्नोलॉजी, सर आपका कोई क्वेश्चन था? मैंने आपका रीनेम करने के लिए कहा था। देवांग जी, देवांग, आप लीजिए वो क्वारम। थैंक यू। हेलो, गिव मी 5 मिनट्स। हेलो। बोलिए बोलिए देवांग भाई। अरे भूषण भाई, अभी ये आप जो बात कर रहे थे कि रिहेब सेंटर वालों को सर्विस में नहीं लाने का, वो हमारे इंटर ग्रुप में जब बात हुआ तो उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि ग्रुप में से हर ग्रुप अपना कॉन्सेंस भेजेगा ग्रुप में। तो जो कॉन्सेंस आए वो ऐसे आए कि आप लोगों ने जो तय किया हम तुम्हारे साथ है, आप जो तय करेंगे वो उसका हम कभी विरोध नहीं करेंगे। दूसरे कोई ये कह रहे हैं कि और लोग उधर कोई बेवकूफ लोग थोड़ी बैठे हैं कॉन्फ्रेंस में, उन लोगों ने तय किया हुआ तो सही ही किया होगा ना। वैसे वैसे ग्रुप कॉन्सेंस आने लगे। तो अभी जब ग्रुप लेवल में जब 1-2 साल का सोब्राइटी भी नहीं होता, न्यू कमर्स ज्यादा होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में ज्यादा पता नहीं होती है, तो वो ग्रुप लेवल का जो कॉन्सेंस निकलता है उसका कितना महत्व हो सकता है और उसको उसके लिए क्या किया जा सकता है। सो मैं बोलता हूं क्या होता है। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्रुप का सदस्य हूं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैंने कुछ सेवा की नहीं है, मैंने कोई लिटरेचर या स्पॉन्सर भी लिया नहीं है, और मेरे को 5 साल हो गए। अब मेरी स्टोरी मैं बहुत अच्छा बनाता हूं, और मैंने स्टोरी मेरी बोल बोल के मेरे पास में भी 4 स्पॉन्सी हो गए हैं। अब मैंने उनको भी कोई स्टेप वर्क नहीं कराया, मैंने उनको भी कोई ट्रेडिशन नहीं बताई है, मैंने उनको भी सेवा के प्रति कोई प्यार नहीं डाला है। अब धीरे 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 तुम्हारे पास में एक जनरेशन हो जाती है ऑफ पीपल हु आर नॉट इन्फॉर्म्ड, यानी उनको कुछ मालूम ही नहीं। आज की तारीख में अगर आप आपके जीएसओ के जो बैठे हुए ट्रस्टीज है, वो ट्रस्टीज में अगर सबको बोलोगे कि भाई कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप बात करो, तो एक आध ही ऐसे होगा जो थोड़ा बहुत बात कर पाएगा। बाकी लोगों ने तो ये ट्रस्टीज बनने के बावजूद भी नहीं पढ़ा है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी लीडर्स, अभी मैं, मेरे 5-6 स्पॉन्सीज है सपोज, और मैंने कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, और मैं मेरे ग्रुप में जाकर बोलता हूं, अरे ऐसा ऐसा है, ये रियाब वालों ने साला हंगामा मचा के रखा है, हमारे सब पेशेंट लोगों को उठा के लेके जाते हैं और भर्ती करवा देते हैं, इनको रोकना पड़ेगा। अभी मैं ही ये बोलूंगा तो मेरे जो 5 जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो वही बात बात करेंगे, क्योंकि उनको थोड़ी मालूम है ये सब नहीं करता है।
मेरे को ही नहीं मालूम है तो उनको कहां से मालूम होगा? सो ऑटोमेटिकली स्लोली स्लोली स्लोली, अभी जैसे तुमने कहा कि खोलकर पढ़ा किसी ने भी नहीं है। ग्रुप वाला सोचता है कि हमारे पास में जो आया उसने बताया वो सही है। वो जो हमारे पास में जो आया वो सोचता है जो इंटर ग्रुप में हुआ वो सही है। इंटर ग्रुप वाला सोचता है अरे जीएसओ में हुआ, अगर उनको अक्ल नहीं है क्या, उनको सही लगता है तो ये सही होगा। पढ़ा किसी ने भी नहीं है, बुक किसी ने भी खोली नहीं है, इतिहास किसी ने भी देखा नहीं है, वारंटीज किसके साथ खाते हैं वो किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन सब लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा रख के एक गलत निर्णय लेते जा रहे। कल जाके अगर जीएसओ में से निर्णय आया कि भाई ये सेल्फ सपोर्ट वाली ट्रेडिशन में कुछ खास दम नहीं रखा है, हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा बाहर से पैसा लेते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट है, बहुत सारा सीएसआर का माहौल है, ये को भरपूर पैसा आएगा करके ट्रस्टीज, क्योंकि उन्होंने कौन सा ट्रेडिशंस के बारे में बहुत पढ़ाई की है, उन्होंने कौन सा इतिहास जाना हुआ है, उन्होंने कौन सा एक कमसा पेज पढ़ा हुआ है? कुछ नहीं, उनको इतिहास के बारे में खाली उड़ती उड़ती बातें मालूम है। तो वहां जाने के बाद में वो तो सोचेंगे ना यार ये सीएसआर कंपनी जो है वो 100 करोड़ ये में डालने को तैयार है, ले लो, क्या रखा है ये ट्रेडिशन में। और फिर वो वही बोलेंगे, फिर इंटर ग्रुप बोलेंगे हाँ यार हम लोग यहाँ पर फालतू जगह में ऑफिस ढूंढते घूम रहे, कल हमारे को एयर कंडीशन ऑफिसेस मिल जाएंगी, हमको गाड़ियां मिल जाएंगी, चेयरमैन को गाड़ी लाल दिए वाली वगैरह वगैरह मिल जाए। अब ये एक अनाड़ी ऊपर बैठा हुआ है तो वो सबको अनाड़ी बनाते घूम रहा है। अभी इसको रोकने के लिए आप लोगों जैसे जो जागृत लोग हैं, जो कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं, जो ट्रेडिशन स्टडी कर रहे हैं, जो ए का इतिहास स्टडी कर रहे हैं, एक कम्स ऑफ एज पढ़ रहे हैं, ये लोग हैं, इनको जागृत होना पड़ेगा और सबके साथ में जाकर बात करनी पड़ेगी। सर्विस लिटरेचर इन अदर लैंग्वेजेस बिल्कुल नहीं है। बात सही है। अभी कॉन्सेप्ट्स तो ट्रांसलेट हुए हैं, हिंदी में हुए हैं, मराठी में हुए, गुजराती में भी हुए होंगे, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी ये जिम्मेदारी है, हम जो गिने चुने लोग हैं जो दिलचस्पी लेते हैं इन विषयों में, हमारी जिम्मेदारी है कि ये लिटरेचर आसान भाषा में बनाकर छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे ग्रुपों में बांटा जाए। आजकल पढ़ता कोई है नहीं, तो पढ़ता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग शेयरिंग करते हैं, आजकल सब शेयरिंग का माहौल है ना, ऑडियो ये है, ऑनलाइन मीटिंग्स का माहौल है। तो ये शेयरिंग्स बनाओ और ये शेयरिंग्स शेयर करो सब जगह पर। आज की ये शेयरिंग है, अगर ये शेयरिंग आप हर जगह पे फॉरवर्ड करोगे तो कम से कम जो सुन रहा है उसके कानों पे तो कुछ बात चली जाएगी। मैंने आज जानबूझकर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए, क्योंकि नहीं तो आप बोलोगे अरे भूषण भाई कुछ भी बोलता है, हम काय को माने। इसके लिए मैंने आपको सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाए। आप ये डॉक्यूमेंट्स के सहारे शेयर करो हर जगह पर ये टॉक, और फिर देखते, फिर किसको पूछना है वो पूछने दो। हेलो। सर लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर किसी का लास्ट क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। हेलो भूषण भाई। हेलो। लेकिन ये बोला। ग्रुप ग्रुप में जब ये ऐसे देवान भाई बाद बड़े में बात करते हैं, डिसीजन। दूसरे किसी को कुछ पूछने दो। भूषण जी, हाँ। हेलो। सर मेरी आवाज लगता आ है रही अभी है? मेरी आवाज आ रही है ना? अभी आ रही है। या अभी जो आपने पीपीटी शेयर किया वो मिल सकता है क्या? बिकॉज वो मुझे लगता है कंप्लीट निचोड़ है ऑफ द मोस्ट ऑफ द लिटरेचर। यस। तो उसमें मैंने जानबूझ के तो रेफरेंस रीडिंग वगैरह के साथ में वो बनाया हुआ है, ताकि अगर कोई आपको ऑब्जेक्ट करे कहाँ है दिखाओ, तो तुम वो डॉक्यूमेंट प्रिसाइजली वो डॉक्यूमेंट खोल के वो पेज नंबर के साथ में दिखा सकते हो। ठीक है, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे पिंग करता हूँ। तो ये जो ग्रुप है, ये आप सब लोग ये ग्रुप में जुड़े हुए हो क्या? ये अपना नहीं नहीं जुड़े, हेमंत एक्चुअली जी बहुत लोग नहीं जुड़े। अच्छा। ओके।
सो मेरी मैं पिंग करता सजेशन हूँ सर ये आपको। है कि आप सब लोग जो इन विषय में दिलचस्पी रखने वाले जो विषय है, आप सबसे पहले तो एक ये ग्रुप में जुड़ जाओ, कोई भी सेवा वाले ग्रुप, यानी द पीपल, लाइक माइंडेड पीपल शुड बी टुगेदर। हम सब जो जो एक जैसा सोचते हैं, या हमारे इतिहास में जो पहले की हुई गलतियां दोबारा बार बार दोहराने में क्या मजा है, कोई मजा ही नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग कुछ किसी प्रकार से इसे कर सकते, तो ये पहले तो, सबसे पहले तो ये रिकॉर्डिंग है, कोई इतना रेफरेंस वेफरेंस चेक करने वाला है नहीं, ये मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग है, इसको तो हम सर्कुलेट कर ही सकते हैं हमारे पहचान में। सुनना हमेशा आसान होता है पढ़ने से। ठीक है। ठीक है भूषण जी। ओके। इफ थैंक आई नीड यू। आई विल जस्ट पिंग यू ऑन श्योर। व्हाट्सएप। श्योर। थैंक यू। भूषण जी, पूरे ग्रुप की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आपने हमारे ये 12 कॉन्सेप्ट के ऊपर इंस्पायर। सर, हम आपसे एक बार और कहेंगे कि आप एक मीटिंग और करना, जिसमें सर ये 12 कॉन्सेप्ट का विद चेकलिस्ट एंड जो जो चीजें रह गई है वो उसको आप कर पाए सर। हेलो। मेरा और सर ये हम भी एक आग्रह है कि आज का शेयरिंग जो है आप एक बार सुन लीजिए, क्योंकि इसमें किसी के कोई सवाल नहीं आए, किसी ने मुझे कुछ पूछा नहीं इसके बारे में। तो पहले एक दफा दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि ये बगैर सवालों के ये हो नहीं सकता। यू यस सर। एक्चुअली स्पीकिंग, कॉन्सेप्ट स्टडी करने का मेथोडोलॉजी, ये ऐसा टॉक देना है नहीं, क्योंकि ये टॉक में मैं अगर 100 बोलूंगा तो उनमें से खाली 20 दिमाग में रह जाएगा। कॉन्सेप्ट स्टडी की जाती है वो डिस्कशन से, हम लोग एक एक पैराग्राफ पढ़ के उसके पीछे का कारण क्या है, इतिहास क्या है, वो सब जानते जानते डिस्कस करते हुए जब भी पढ़ते हैं ना, तभी वो दिमाग में उतरता है, नहीं तो वो दिमाग में उतरता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अगली बार सो सर पूरे ग्रुप से अनुरोध रहेगा कि अपना पढ़ के और अपने क्वेश्चन साथ लेके आए, कि सर को कोई आसानी रहे समझाने में। हाँ, तो जरा मजा आएगा ना, कोई कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा, किसी को जरा कुछ क्वेश्चन तो पूछना चाहिए कि ये क्यों, ये ऐसा क्यों, ये क्या है, तो फिर आगे कुछ बताने में मदद आएगा, नहीं तो अभी तो हम लोग खाली ऊपर ऊपर से ही बात कर रहे हैं, है ना। यस सर। राइट, दैट शुड बी इंटरेक्टिव सेशन होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। करेक्ट, But करेक्ट। there is no alternative to reading. Hearing is, after all, second hand. दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी एन इंडिविजुअल चॉइस। अभी पढ़ने को होता नहीं किसी को। या एग्जैक्टली, क्योंकि सुनना बहुत शॉर्टकट हो जाता है। हम्म। सुनते सुनते अगर उसको रेफर करेंगे तो ज्यादा समझ में आ सकता है। दैट इज अगेन डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ पीपल, यस, टू पर्सन टू यस। नहीं, पर्सन। अभी कैसा है, सपोज यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, और मैंने आज आपको गलत प्रूव कर दिया, अब आपने आपको सही साबित करने के लिए आपको पढ़ना होगा, एग्जैक्टली। या तो फिर मेरा मानना होगा। चलो ठीक है, अगली मीटिंग में दोबारा दोहराते हैं इस विषय को, चेकलिस्ट सवालों के साथ।